हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल एलआर मांगा हिंदी पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोल पावर और ट्रू एसेंस एक होते ही ये मिंग तुरंत एक विशेष स्टेट में प्रवेश कर गया। इस अवस्था में शक्ति पर उसका नियंत्रण बेहद सूक्ष्म हो गया, यहाँ तक कि उसकी अव्यवस्थित मार्शल इंटेंट भी प्रकट हो गई, जिससे उसके मूव्स दिखाई देते हुए भी अदृश्य लगने लगे। जब वू चेन ने फिर से ये मिंग के कंधे को दबाने की कोशिश की तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने हवा को पकड़ लिया हो। वह बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। जेनली, वू चेन का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। सामान्य रूप से उच्च स्तर का वू जोंग ही मार्शल विल को अपनी शक्ति में समाहित कर सकता है और ट्रू पावर को रिफाइन व कंसोलिडेट कर सकता है। जैसे ही जेनली प्रकट होती है, उसे रोका नहीं जा सकता। ये मिंग भले ही पहले से शक्तिशाली था और उसके पास कई स्ट्रेंज एनकाउंटर्स थे, फिर भी वह कभी ट्रू पावर को सच में निंगजू नहीं कर पाया था। लेकिन अब केवल वो जून के स्तर पर होते हुए भी उसने संयोगवश जेनली को प्राप्त कर लिया था। ये मिंग मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद ब्रदर, मेरी ब्रेक थ्रू में मदद करने के लिए। शेंजी की तुलना युआन शेन से उत्पन्न गॉडली थॉट्स से की जा सकती है, जबकि जेनली की तुलना वू शेंग के शेंग युआन यिंग से उत्पन्न सेक्रेड पावर से की जाती है। वू चेन की क्वालिफिकेशंस भले ही हेवन डिफाइंग हो, लेकिन वह अभी केवल स्मॉल होली पोजीशन में था और उसने सेक्रेड पावर को अभी तक कंडेंस नहीं किया था। केवल वही मार्शल सेंट्स जो होली पोजीशन तक पहुंचते हैं, सेक्रेड पावर को निंगजू करने के योग्य होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे केवल एम्परर वूजोंग ही जेनली को कंसोलिडेट कर सकता है। वू चेन ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी, फिर अचानक पीछे हट गया और बोला, मैं हार स्वीकार करता हूँ। ये मिंग को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। अगर सामने वाला मैजिकल पावर्स का उपयोग नहीं करता तो वह जेनली के सामने टिक नहीं सकता था। उसने तुरंत ली किया और कहा, ब्रदर ने कंसेशन दिया। वू चेन मुस्कुराया और पीछे हट गया। उसके हटते ही एक और व्यक्ति आगे आया। ये व्यक्ति वू चेन से कहीं अधिक युवा दिख रहा था। उसका चेहरा साधारण था, कपड़े भी साधारण थे। कुल मिलाकर उसमें कुछ भी खास नजर नहीं आता था, लेकिन ये मिंग ने उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। उसने सम्मानपूर्वक कहा, क्या आप ब्रदर चाओशिन हैं? आने वाले ने हल्के से सिर हिलाया और शांत स्वर में बोला, लिटिल ब्रदर चाओशिन, यंगर ब्रदर से भेंट हुई। ये मिंग ने लिटिल मास्टर कहे जाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर वह सबसे बाद में प्रवेश करने वाला था, इसलिए उसका स्थान स्वाभाविक रूप से सबसे नीचे ही होता। उसने सामने वाले को ध्यान से देखा और पूछा, ब्रदर, क्या आप ग्रेट थ्रोन पर हैं? चाओशिन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ब्रदर के रूप में 10 साल पहले सेक्रेड पोजीशन में प्रवेश किया था। ये मिंग चौंक गया। 10 साल पहले? फिर अब तक ब्रेक थ्रू क्यों नहीं किया? चाओशिन बोला, मार्शल आर्ट्स गॉड बनना आसान है, लेकिन ट्रू मार्शल आर्ट्स गॉड बनना कठिन। ये मिंग को समझ नहीं आया। ट्रू वैल्करी, चाओशिन ने कहा, लिटिल मास्टर को पता होना चाहिए कि गॉड्स के संदर्भ में अभ्यास किया गया वैल्करी पाथ केवल सेकेंड लेवल तक ही पहुंचा है। थर्ड लेवल अभी केवल लेजेंड में है। ये मिंग ने में जोरते हुए पूछा, ब्रदर का क्या अर्थ है? चाओशिन ने दान रन कहा, स्पिरिट रेल्म के ढांचे में वैल्करी को संदर्भित करना ही गलत है। मैं तो तब तक प्रतीक्षा करना पसंद करूंगा जब तक ट्रू वैल्करी का वास्तविक पाथ प्रकट न हो जाए। प्रतीक्षा? ये मिंग ने पूछा, क्या सच में कोई रियल रोड टू वैल्करी मौजूद है? चाओशिन ने ये मिंग की ओर देखते हुए कहा, वह निश्चित रूप से प्रकट होगा, और जो ट्रू मार्शल आर्ट्स का पाथ शुरू करेगा शायद वही लिटिल मास्टर आप हों। ये मिंग ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी वुजून हूँ और इमॉर्टल टेम्पल को औपचारिक रूप से ज्वाइन भी नहीं किया है। चाओशिन ने गंभीरता से कहा, लेकिन आप इमॉर्टल टेम्पल के ट्रू हेयर हैं। ये मिंग इस बात से पूरी तरह चकित रह गया। उसने इहो से पूछा, अगर इनहेरिटेंस पहले से तय है तो फिर ये 3 बैरियर्स क्यों? चाओशिन ने उत्तर दिया, ये 3 लेवल्स ये परखने के लिए हैं कि आप इमॉर्टल टाइम एंड स्पेस में प्रवेश करने के योग्य हैं या नहीं।
अब तक इमॉर्टल टेम्पल में केवल 3 लोग ही इमॉर्टल टाइम एंड स्पेस में प्रवेश कर पाए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी सफल नहीं हुआ। इमॉर्टल टाइम एंड स्पेस ये शब्द सुनते ही ये मिंग का मन से गया। उसने तुरंत पूछा, तो क्या इमॉर्टल टेम्पल की ट्रू इनहेरिटेंस उसी इमॉर्टल टाइम एंड स्पेस में है? चाओशिन ने सिर हिलाया। हाँ, इमॉर्टल टाइम एंड स्पेस में एक महान व्यक्ति की कंप्लीट इनहेरिटेंस सुरक्षित है। यदि कोई उसे प्राप्त कर ले तो वह सच में मार्शल आर्ट्स ट्रिपल को खोल सकता है और एंटायर मार्शल सिविलाइजेशन को सबलाइम कर सकता है। ये मिंग का हृदय हल्का सा कांप उठा। तो बाहर की अफवाहें सच थीं, इमॉर्टल टेम्पल का उस व्यक्ति से सच में संबंध है। चाओशिन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वही महान व्यक्ति जिसने मानव जाति को बचाया था। इमॉर्टल टेम्पल का उससे गहरा संबंध है। यह मंदिर उसी महान व्यक्ति के वंशजों द्वारा स्थापित किया गया था। दुर्भाग्य यह है कि अनगिनत वर्षों में भी कोई उसकी ट्रू इनहेरिटेंस प्राप्त नहीं कर सका। कहते हुए चाओशिन ने हल्की सी आह भरी। ये मिंग ने जिज्ञासा से पूछा, तो क्या उस महान व्यक्ति की इनहेरिटेंस की शर्तें अत्यंत कठोर हैं, इसलिए अब तक कोई सफल नहीं हुआ? निस्संदेह, चाओशिन ने शांति से कहा। इमॉर्टल टेम्पल के उत्तराधिकारी हमेशा से असाधारण योग्यता वाले रहे हैं। यदि हम भी योग्य नहीं माने गए तो फिर इस संसार में और कौन योग्य होगा? ये मिंग ने मन ही मन सोचा कि शायद ऐसा नहीं है। संभव है उस महान व्यक्ति की इनहेरिटेंस के लिए कुछ विशिष्ट शर्तें हों। उसने यह बात प्रकट नहीं की, केवल पूछा, तो क्या मैंने आपका स्तर पार कर लिया है? क्या मैं इमॉर्टल टाइम एंड स्पेस में प्रवेश कर सकता हूँ? चाओशिन ने सिर हिलाया। अभी नहीं, सेक्रेड मार्शल सेंट बने बिना इमॉर्टल टाइम एंड स्पेस में प्रवेश संभव नहीं। अभी जो 3 स्तर पार करवाए गए, उनका उद्देश्य केवल ये देखना था कि वुजून अवस्था में रहते हुए आपकी संभावनाएं कितनी गहरी हैं। ये मिंग ने कंधे उचकाए। समझ गया, तो फिर ब्रदर कृपया मार्गदर्शन करें। चाओशिन मुस्कुराया। ब्रदर वू चेन ने मैजिकल पावर्स का उपयोग नहीं किया था, केवल फिस्ट्स और फीट। मैं भी वही करूँगा, सिर्फ फिस्ट्स और फीट। ये मिंग को ये थोड़ा अजीब लगा। इमॉर्टल टेम्पल को फिस्ट्स और बॉडी टेक्निक इतनी प्रिय क्यों है? चाओशिन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, एक मार्शल आर्टिस्ट की सबसे बड़ी शक्ति उसका शरीर, उसकी मुठ्ठियाँ और उसके कदम होते हैं। यही मार्शल आर्ट्स की जड़ है। यदि फिस्ट्स और फीट सशक्त हों तो मैजिकल पावर्स अपने आप कमज़ोर नहीं रह सकती। ये तर्क ये मिंग ने पहली बार सुना था। सामान्यतः मार्शल आर्टिस्ट सुपरनैचुरल पावर्स पर अधिक निर्भर रहते थे, लेकिन बॉडी और फुटवर्क को उतना महत्व नहीं देते थे। उसने सिर हिलाया। समझ गया, कृपया प्रारंभ करें। चाओशिन ने हल्का सा सिर झुकाया। उसकी हथेलियां आपस में जियाओ काओ हुई, पांव स्थिर हुए, पूरा शरीर पर्वत सा अडिग हो गया। उसने शांत स्वर में कहा, लिटिल ब्रदर कृपया। ये मिंग ने स्टेप बाय स्टेप किलिंग को पूरी तरह छोड़ दिया। वह शांति से चाओशिन के सामने आया और सीधा एक मुक्का बढ़ाया। उसका ये प्रहार न तो भड़कीला था, न ही दिखावटी, अत्यंत सरल। जैसा कि कहा जाता है, महामार्ग सबसे सरल होता है, और जितनी सरल चाल उतनी ही घातक। चाओशिन ने भी सामने से एक मुक्का निकाला। मुक्का मुक्के से टकराया, शक्ति से भिड़ी। एक तीव्र झटका फैला और आसपास की स्पेस तक फटने लगी। विशेषज्ञों के बीच एक ही वार में सब स्पष्ट हो जाता है। चाओशिन मुस्कुराया और बोला, लिटिल ब्रदर, क्या तुमने वुजून बनने से पहले ही कल्टिवेशन को एक्सट्रीम तक पहुंचा लिया था? ये मिंग ने सिर हिलाया। ब्रदर की नज़र तेज है। चाओशिन ने प्रशंसा करते हुए कहा, सिर्फ टियनवे वुजोंग होकर भी जेनली को साध लेना, ये सुनकर मुझे सच में लज्जा होती है। तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां निश्चय ही मुझसे कहीं आगे होंगी। ये मिंग ने पूछा, ब्रदर आपकी स्ट्रेंथ क्या है? चाओशिन ने शांत स्वर में कहा, मास्टर लॉन्जेविटी 5 रेल्म्स के डेटी हैं। वह उन 3 लोगों में से एक हैं जिन्होंने इमॉर्टल टाइम एंड स्पेस में प्रवेश किया है। मास्टर का उल्लेख करते हुए उसके चेहरे पर आदर झलक उठा। वह असाधारण व्यक्ति हैं। यदि भविष्य में तुम उनसे मिले तो वह निश्चित ही तुम्हें कुछ महान देंगे। वू चेन हो या चाओशिन, दोनों ही सहज, सौम्य और अपनापन देने वाले थे। केवल युयान का स्वभाव ठंडा था।
इससे ये मिंग समझ गया कि इमॉर्टल टेम्पल का वातावरण अत्यंत सामंजस्यपूर्ण है, जियनची और यिन्यांग सेक्ट से कहीं अधिक। बातों बातों में दोनों ने कई प्रहार बदले। चाओशिन के पास डिवाइन पावर थी, जबकि ये मिंग के पास न्यूली कंडेंस्ड जेनली। इसलिए लड़ाई शक्ति से अधिक कंट्रोल और टेक्निक की हो गई। 10 चालों के भीतर ही ये मिंग ने चाओशिन की फोर्स पैटर्न को पूरी तरह समझ लिया। उसने 8 एलिमेंट कैलकुलेशन सक्रिय की और एक मुक्का झटका। चाओशिन का मन तुरंत सतर्क हुआ, लेकिन वह ये मिंग के अटैक पॉइंट को पहचान नहीं पाया। उसने मजबूरन सामने से ब्लॉक किया, पर उसी क्षण ये मिंग का मुक्का बदल गया, हल्का सा ऊपर उठा और सीधा उसकी कलाई पर लगा। कड़क। चाओशिन पीछे हट गया। कलाई में तेज दर्द उठा, हड्डी तक में दरार पड़ चुकी थी। वह चौंक कर बोला, लिटिल मास्टर, तुम्हें कैसे पता था कि मैं इसी तरह काउंटर करूंगा? ये मिंग ने बिना छिपाए कहा, मैंने कैलकुलेट कर लिया था। मेरे पास 8 एलिमेंट कैलकुलेशन है। चाओशिन स्तब्ध रह गया। टाई डिवाइन आर्ट की 8 एलिमेंट कैलकुलेशन? तुमने इसे कैसे कल्टिवेट किया? ये तो नॉन गॉड्स के लिए असंभव मानी जाती है। ये मिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, किस्मत अच्छी थी। चाओशिन ने हाथ झटका। चोट पल भर में भर गई। वह हंसा और बोला, लिटिल मास्टर, तुमने तीनों स्तर पार कर लिए हैं। अब से तुम इमॉर्टल टेम्पल के डिसाइपल हो। भविष्य में तुम इमॉर्टल टाइम एंड स्पेस में प्रवेश करने के योग्य हो। ये मिंग ने पूछा, ब्रदर, क्या मैं बाहर जाकर पैंथियन को देख सकता हूँ? चाओशिन मुस्कुराया, बिल्कुल, मेरे साथ आओ। वह ये मिंग को आगे ले गया। कुछ ही क्षणों में वे एक अर्धवृत्ताकार लाइट गेट के सामने थे। अंदर पारदर्शी लाइट कर्टन थी। उसके पार पैंथियन का पूरा दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। इस समय पैंथियन अब भी जारी था। इमॉर्टल टेम्पल को छोड़कर बाकी 3 डिवाइन लैंड्स 12-12 डिसाइपल्स चुन चुके थे। ये मिंग ने कहा, ब्रदर, डिवाइन लैंड्स डिसाइपल्स भी ले रहे हैं और गॉड्स भी एनक्लोज कर रहे हैं। इसका असली उद्देश्य क्या है? चाओशिन ने उत्तर दिया, डेटेरेंस। 5 डिनेस्टीज को उनकी असली शक्ति दिखाना, ताकि वे अपनी सीमाएं समझें। ये मिंग ने फिर पूछा, और अगर वे नहीं समझे? चाओशिन की आवाज़ ठंडी हो गई, तो टकराव अनिवार्य है। डिवाइन लैंड में एनश्राइंड गॉड्स की संख्या डिनेस्टीज से 3 गुना है। ऐसे में वे कैसे टिक पाएंगे? ये मिंग ने गंभीर स्वर में कहा, ब्रदर, एक बात समझ नहीं आई। डिवाइन लैंड को हेवेंस प्रोविडेंस कैसे मिली? चाओशिन ने कहा, ये कलैप्स ऑफ एंसेस्ट्रल कॉन्टिनेंट के युग से जुड़ा है। उस समय कॉन्टिनेंट के फ्रैगमेंट्स अभी अभी बढ़े थे। उनकी अपनी विल तो बनी नहीं थी, या बहुत कमज़ोर थी। उसी युग में डिवाइन लैंड्स ने हेवेंस विल का अंश रिफाइन किया। ये मिंग की आंखें चमक उठीं। तो इसका मतलब, चारों डिवाइन लैंड्स ने टियन्यूंग कॉन्टिनेंट के शुरुआती युग में प्रवेश करके हेवेंस विल को रिफाइन कर लिया था। बिल्कुल, चाओशिन ने कहा। 4 ग्रेट डिवाइन लैंड्स ने अनगिनत सभ्यताओं का उत्थान और पतन अपनी आंखों से देखा है, लेकिन फिर भी वे आज तक अडिग खड़े हैं। इसका कारण यही है कि वे गॉड्स विल को नियंत्रित करते हैं और गॉड्स को एनश्राइन करने की शक्ति रखते हैं। थोड़ा रुककर चाओशिन ने आगे कहा, मास्टर, आज के युग में शिंटो मुख्य मार्ग नहीं रहा, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि यदि मानव जाति को वास्तव में शक्तिशाली बनना है और एक सुपर सिविलाइजेशन का निर्माण करना है, तो उसे अपनी स्वयं की यूनिक सिविलाइजेशन विकसित करनी होगी। ये मिंग ने सिर हिलाया, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी बातचीत के दौरान पैंथियन के सभा स्थल पर अचानक ची टियनजाओ की आवाज़ गूंज उठी, मैं ची टियन डिवाइन लैंड की स्थापना करना चाहता हूँ। चारों डिवाइन लैंड मास्टर्स क्या सुझाव देंगे? ये बात सुनते ही पूरे पैंथियन में हड़कंप मच गया। क्या 5th डिवाइन लैंड? क्षण भर में सभी की निगाहें एक साथ ची टियनजाओ पर टिक गईं। ये मिंग हंस पड़ा, आज का असली नायक तो 5 डिनेस्टीज को होना चाहिए था, लेकिन ची टियनजाओ बीच में कूद पड़ा। वह आखिर करना क्या चाहता है? चाओशिन ने उपहास से कहा, टियन्यूंग लिस्ट के कुछ शीर्ष एक्सपर्ट्स को हराने के बाद सोच रहा है कि वह 4 ग्रेट डिवाइन लैंड्स के बराबर खड़ा हो सकता है। यह महज दिवास्वप्न है। ये मिंग ने शांत स्वर में कहा, भाई, ची टियनजाओ को हल्के में मत लीजिए। उसका ATB 3 एम्परर्स वर्ल्ड से है।
भविष्य में वह एम्परर का टाइटल इनहेरिट करने वाला महान व्यक्ति है। उसकी शक्ति का अनुमान लगाना आसान नहीं है। चाओशिन ठिठक गया। 3 एम्परर्स वर्ल्ड। छोटे भाई, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि हमारे मास्टर ही 3 एम्परर्स वर्ल्ड के एम्परर हैं? ये सुनते ही ये मिंग लगभग उछल पड़ा। क्या बड़े भाई मास्टर एम्परर हैं? ये कब हुआ? चाओशिन हंस पड़ा। मास्टर तो मूल रूप से 3 एम्परर्स वर्ल्ड के ही व्यक्ति हैं। उनके दादा पूर्व एम्परर थे। ऐसे में उनका सक्सेशन लेना कौन सी अजीब बात है? ये मिंग ने दूर खड़े ची टियनजाओ की ओर नज़र डाली और रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, मुझे नहीं पता कि उसे यह कॉज एंड इफेक्ट मालूम है या नहीं। अगर मालूम होते हुए भी वह 5th डिवाइन लैंड की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 एम्परर्स के भीतर ही सामंजस्य नहीं है। चाओशिन ने सिर हिलाया। 3 एम्परर्स वर्ल्ड में 3 शक्तियां बराबरी से खड़ी हैं। पहले एम्परर और सॉवरन दोनों ही एम्परर के अधीन थे, लेकिन वर्तमान एम्परर वृद्ध हो चुके हैं और लंबे समय से शासन से दूर हैं। इस कारण सॉवरन और एम्परर दोनों ही सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। टियन्यूंग वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है, वह असल में उन्हीं 2 शक्तियों की बड़ी लड़ाई का एक हिस्सा है। ये मिंग ने गंभीरता से पूछा, भाई, यह एटाई बाई कितना शक्तिशाली है? क्या वह मास्टर के बराबर है? चाओशिन ने उत्तर दिया, चीटियन का ये नेता लॉन्जेविटी 5 रेल्म्स में है। मास्टर से थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन फिर भी अत्यंत शक्तिशाली। वह असाधारण प्रतिभा का धनी है। हाल ही में उसकी प्रगति चौंकाने वाली रही है। लॉन्जेविटी 6 रेल्म्स में पहुंचना उसके लिए केवल समय की बात है। वह हल्का सा चिंतित दिखा। अंततः हमारे टेम्पल की सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारे पास मास्टर गॉड लेवल पावर हाउस नहीं है। यदि ऐसा कोई होता तो कोई भी शक्ति हमें चुनौती देने का साहस नहीं करती। इसी बीच पैंथियन में ची टियनजाओ के शब्दों के बाद चारों डिवाइन लैंड्स के प्रतिनिधि लंबे समय तक मौन रहे। तभी टाई बाई ने हल्के स्वर में पूछा, क्या बात है? क्या चारों डिवाइन लैंड्स इस प्रस्ताव से प्रसन्न नहीं हैं? शंघाई के लॉर्ड ने शांत स्वर में कहा, ब्रदर, हमारा 3 एम्परर्स वर्ल्ड से गहरा संबंध है, इसलिए आपके निर्णय का सम्मान होना चाहिए। लेकिन टियन्यूंग कॉन्टिनेंट की हेवेंसविल सीमित है। यदि उसमें से एक भाग और बांटा गया तो 4 डिवाइन लैंड्स को हानि होगी। एटीबी हल्का सा मुस्कुराया, तो भी मैं असहमत हूँ। पर निश्चिंत रहें, अभी मैं आपके हाथों में मौजूद गॉड्सविल छीनने नहीं आया हूँ। हेवनली अर्थ के लॉर्ड ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम स्वयं गॉड्सविल प्राप्त करना चाहते हो? यह असंभव है। जब तक टियन्यूंग कॉन्टिनेंट फिर से केओस में न डूबे, तुम्हारे पास कोई अवसर नहीं। एटीबी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह आवश्यक नहीं। यदि मैं हेवंस का लॉर्ड बन जाऊं, सभी प्रजा मेरा वर्शिप करे और संपूर्ण विश्व एक हो जाए, तो हेवंस विल स्वयं मुझ पर प्रभाव डालेगी और मुझे गॉड्स विल प्रदान करेगी। ये सुनते ही 4 डिवाइन लैंड्स के लॉर्ड्स मौन हो गए। उन्होंने जैसे गेंद 5 डिनेस्टीज की ओर उछाल दी। टियन्यूंग कॉन्टिनेंट के प्रत्यक्ष शासक 5 डिनेस्टीज ही थे। यदि ची टियनजाओ सचमुच एक यूनिफाइड डायनेस्टी स्थापित करना चाहता, तो उसे पहले 5 डिनेस्टीज को मिटाना पड़ता। 5 डिनेस्टीज को गॉड्सविल इसलिए मिली थी क्योंकि समस्त प्रजा उनके अधीन थी। प्रजा की एकता और आस्था ने हेवन को प्रभावित किया और उन्हें गॉड्सविल का अंश मिला। अब ची टियनजाओ भी उसी मार्ग से गॉड्सविल प्राप्त करना चाहता था, तो उसे 5 डिनेस्टीज का स्थान लेना ही होगा। इस विचार से 5 एम्परर्स के चेहरे कठोर हो गए। वे लगभग एक साथ उठ खड़े हुए। सुजाकू एम्परर ने ठंडे स्वर में कहा, एटीबी, तुम्हारा स्वर कुछ अधिक ऊंचा हो गया है। विश्व पर प्रभुत्व, तो हमारी 5 डिनेस्टीज को तुम क्या समझते हो? एटीबी ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, तुम्हारी 5 डिनेस्टीज भी तो गॉड्स बनाने और 4 डिवाइन लैंड्स को स्वर्ग से बाहर करने की योजना बना रही हैं। तुम्हारी महत्वाकांक्षा मुझसे कम कहाँ है? उसके एक वाक्य ने 4 डिवाइन लैंड्स को भी चर्चा में खींच लिया। शंघाई के लॉर्ड ने तुरंत कहा, डिनेस्टीज का ये कदम, हम 4 डिवाइन लैंड्स इसका कड़ा विरोध करेंगे।
एक साधारण वाक्य पर स्पष्ट घोषणा। किंग लॉन्ग एम्परर ने शीतल स्वर में कहा, 5 डिनेस्टीज 5 एलिमेंट्स से उत्पन्न हुई हैं। हमने और डिवाइन लैंड्स ने अब तक शांति से सहअस्तित्व किया है। मुझे लगता है कि आप लोग आवश्यकता से अधिक चिंतित हैं। एटीबी ने उत्तर दिया, 5 एलिमेंट्स गॉड्स ने टियन्यूंग पर शासन किया, पर उन्होंने कभी गॉड्स निर्मित नहीं किए, न ही गॉड्स विल छीनने का प्रयास किया। शानवू एम्परर व्यंग्य से हंसा। एटीबी, स्त्रियों के शब्दों पर मत जाओ। 5 डिनेस्टीज ऐसा कभी नहीं करेंगी। गॉड्स बनाने का हमारा उद्देश्य विश्व की प्रजा के लिए है। सभी जानते हैं प्राचीन शत्रु शीघ्र ही जागृत होंगे। यदि एक गॉड उन्हें दबा दे तो आत्माओं का विनाश टल सकता है। एटीबी जोर से हंसा। कितनी मज़ेदार बात है। अगर मुझे ठीक से याद है तो पिछली बार जब 5 डिनेस्टीज के ग्रेट एम्परर का जन्म हुआ था, तब उन्होंने आधे से अधिक लिमन लोगों को निगलने के लिए दे दिया था। इस बार अचानक इतनी दया कहाँ से आ गई? सुजाकू एम्परर का चेहरा कठोर हो गया। समय बदलता है। ठीक उसी रक्तपात से हमने सबक सीखा है। इसलिए इस बार गॉड्स बनाना आवश्यक है ताकि उस डिवाउरर का सामना किया जा सके। फिर उसने शंघाई के लॉर्ड की ओर देखा और कहा, यदि 4 डिवाइन लैंड स्वयं आगे आकर उस अस्तित्व का वध करने को तैयार हों, तो 5 डिनेस्टीज तुरंत गॉड्स बनाने की योजना त्याग देंगी। ये सुनते ही 4 डिवाइन लैंड्स के लॉर्ड्स मौन हो गए। उनकी शक्ति निस्संदेह प्रबल थी। यदि वे पूरी ताकत से उतरते तो शायद उस 9 रेल्म्स ऑफ लॉन्जेविटी वाले अस्तित्व को मार सकते थे, परंतु इसकी कीमत भी अत्यधिक होती, और संभव था कि अंत में 5 डिनेस्टीज ही लाभ उठा लें। इसलिए उन्होंने इस समय कोई स्पष्ट रुख नहीं लिया। सुजाकू एम्परर ने अवसर देखकर एटीबी की ओर उंगली उठाई, या फिर ची टियनजाओ ही उस शत्रु से निपट ले। यदि तुम कर सको तो 5 डिनेस्टीज भी गॉड्स बनाने का विचार छोड़ देंगी। एटीबी ने शांत स्वर में कहा, वह अस्तित्व लॉन्जेविटी 9 रेल्म्स का है। अकेले किसी एक शक्ति के लिए उसे मारना असंभव है। मेरा सुझाव है 4 डिवाइन लैंड्स, 5 डिनेस्टीज और ची टियनजाओ सभी मिलकर कार्य करें, तभी संभावना बनेगी। शंघाई के लॉर्ड ने गहरी दृष्टि से उसे देखा। तुम्हारा वास्तविक प्रस्ताव क्या है? एटीबी ने हल्के स्वर में उत्तर दिया, वह अभी गहरी नींद में है। हम इस अवसर का उपयोग कर सकते हैं, एक महान सील अरे स्थापित करके उसे सदा के लिए सील कर दें। सुजाकू एम्परर ने तुरंत आपत्ति की, तुम्हारी योजना अत्यधिक जोखिम भरी है। हमें लॉन्जेविटी 9 रेल्म्स की वास्तविक शक्ति का पूर्ण ज्ञान नहीं। यदि सील टूट गई तो परिणाम भयंकर होंगे। क्रोधित डिवाउरर पूरे टियन्यूंग कॉन्टिनेंट को समतल कर सकता है। एटीबी शांत रहा। चिंता मत कीजिए, मुझे एक ऐसी सील अरे का ज्ञान है जिसे एक साथ 108 लॉन्जेविटी एक्सपर्ट्स संचालित करें। यदि वह अरे सफलतापूर्वक स्थापित हो जाए तो वह एक पूरे बिग वर्ल्ड, यहाँ तक कि गॉड लेवल पावरहाउस को भी सील कर सकती है। समस्या केवल इतनी है कि इस विशाल अरे के लिए भारी मात्रा में मटेरियल्स चाहिए और उसका भार हम सबको साझा करना होगा। 4 डिवाइन लैंड्स के लिए टियन्यूंग कॉन्टिनेंट केवल हित संग्रह की भूमि थी। वे जोखिम लेने को तैयार नहीं थे, न ही अपने संसाधन इस सील फॉर्मेशन में झोंकना चाहते थे। इसलिए वे पुनः मौन हो गए। 5 डिनेस्टीज की भी अपनी गणना थी। वे 5 एलिमेंट्स गॉड्स स्थापित करना चाहते थे और गॉड्स बनाना चाहते थे। यदि एटीबी की योजना सफल हो जाती तो उनके पास गॉड्स बनाने का औचित्य ही नहीं रहता। अतः वे भी उसके प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। बहु एम्परर ने कठोर स्वर में कहा, सील करने से बेहतर है उसे पुनर्तः नष्ट कर दिया जाए, और केवल जब विश्व एकीकृत होगा तभी मार्शल सिविलाइजेशन एक ऊंचे स्तर पर जा सकेगी। तीनों पक्षों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी। डिवाइन लैंड्स और डिनेस्टीज सील फॉर्मेशन में संसाधन नहीं लगाना चाहते थे। ची टियनजाओ और डिवाइन लैंड्स डिनेस्टीज को गॉड्स बनाने से रोकना चाहते थे। स्थिति पुनर्तः डेडलॉक में फंस गई। ये दृश्य देखकर ये मिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। ची टियनजाओ और 5 डिनेस्टीज दोनों के मन में महत्वाकांक्षा है, जबकि 4 डिवाइन लैंड्स ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं। उन्हें अरबों प्रजाजनों के जीवन मरण से कोई सरोकार नहीं। अंततः किंग लॉन्ग एम्परर ने कहा,
जब सभी की अपनी अपनी योजना है तो हर कोई अपना कार्य करे। तुम चीटियनजाओ चाहो तो सील फॉर्मेशन बनाओ। हमारी 5 डिनेस्टीज गॉड्स बनाना जारी रखेंगी। शंघाई के लॉर्ड ने ठंडे स्वर में दोहराया। हम स्पष्ट करते हैं 5 डिनेस्टीज को गॉड्स बनाने की योजना त्यागनी होगी। चीटियनजाओ ने भी कहा। हाँ, इस विषय में चीटियनजाओ का मत 4 डिवाइन लैंड्स के समान है। किंग लॉन्ग एम्परर व्यंग्य से मुस्कुराया। 5 डिनेस्टीज निर्णय लेते समय किसी और की ओर नहीं देखती। ये वाक्य सीधे डिवाइन लैंड्स को चुनौती देने जैसा था। चीटियनजाओ की आंखों में क्षण भर के लिए संतोष की चमक उभरी। परंतु डिवाइन लैंड्स के लॉर्ड्स क्रोधित नहीं हुए। शंघाई के लॉर्ड ने केवल इतना कहा, तो फिर प्रतीक्षा कीजिए और देखिए। इसके बाद उसने जैसे ही अपना हाथ लहराया, अनगिनत भूमि देवता और पर्वत देवता तियानयुवान महाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों की ओर बढ़ गए और अपने अपने पद संभाल लिए। सब समझ गए कि दिव्य सागर के स्वामी की बातों का क्या अर्थ है। यदि 5 राजवंश अपने निर्णय पर अड़े रहे तो दिव्य भूमि में प्रतिष्ठित ये भूमि और पर्वत देवता कुछ न कुछ बाधा अवश्य उत्पन्न करेंगे। चिंगलॉन्ग सम्राट मुस्कुराए और हाथ हिलाते हुए बोले, लोगों, आज के लिए इतना ही। चलो अब लौटते हैं। इसके साथ ही 5 दिशाओं के महान सम्राट प्रस्थान कर गए। आताइबाई और की तियांजियाओ के नेता भी अधिक देर तक नहीं रुके और अपने लोगों को लेकर चले गए। देवसभा यहीं समाप्त हो गई। शेष लोग भी धीरे धीरे बिखर गए। कुछ उत्साहित थे, कुछ निराश, सबकी मनस्थिति अलग अलग थी। सभा समाप्त होते ही झाओशिन ने एक टोकन ये मिंग के हाथ में देते हुए कहा, छोटे गुरु, अब आप मंदिर के आधिकारिक शिष्य हैं। यह आपकी पहचान का प्रमाण है, इसे संभाल कर रखिए। ये मिंग ने पूछा, क्या अब मुझे मंदिर में रहकर ही साधना करनी होगी? मेरे पास अधिक समय नहीं है। झाओशिन बोले, यह आप पर निर्भर है। महल स्वामी से मिलने के बाद आप अपना समय स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। ये कहकर वे उसे प्रकाश द्वार से बाहर ले गए और एक दिशा में आगे बढ़े। कुछ देर बाद एक पत्थर का द्वार दिखाई दिया। उसे पार करने पर बैंगनी धुंध से भरा एक लंबा मार्ग सामने था। चलते हुए झाओशिन समझाने लगे, मंदिर का आंतरिक स्थान एक दूसरे पर आच्छादित है, यहाँ भटकना आसान है। नए होने के कारण आप इधर उधर न जाएं, और जब महल स्वामी से मिलें तो पूर्ण सम्मान रखें। ये मिंग ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। मार्ग पार करने के बाद वे एक छोटे से बैंगनी कक्ष में पहुंचे। वहां केवल एक पत्थर की मेज और एक आसन था। उस पर सफ़ेद बालों वाला एक वृद्ध शांत बैठा था। उसका चेहरा चट्टान की तरह कठोर और भावहीन था। झाओशिन ने आदरपूर्वक झुककर कहा, महल स्वामी को प्रणाम। ये मिंग ने भी नमस्कार किया। वृद्ध ने हल्का सा सिर हिलाया। तुम ही नए शिष्य ये मिंग हो? जी, शिष्य उपस्थित है, ये मिंग ने उत्तर दिया। वृद्ध बोले, 5 राजवंशों में तुम्हारी काफ़ी चर्चा है। योग्यता अच्छी है, परंतु अभी तुम पूर्ण ताओवादी नहीं बने। आशा है आगे भी प्रगति करोगे। भविष्य में तुम झाओशिन के साथ अभ्यास कर सकते हो। यदि कोई प्रश्न हो तो उनसे पूछना। इतना कहकर वे मौन हो गए। ये मिंग कुछ कहना चाहता था, पर झाओशिन पहले ही प्रणाम कर उसे बाहर ले आए। वापसी के मार्ग में ये मिंग ने आश्चर्य से पूछा, भाई, हमारे मंदिर में प्रवेश इतना सरल है। न पहचान की जांच, न स्वभाव की परीक्षा, और न ही किसी गुरु की नियुक्ति। झाओशिन हंस पड़े। तुम्हारी उत्पत्ति और पहचान महल स्वामी एक विचार में जान सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है देवता साधारण लोग होते हैं? भूमि और पर्वत देवता सब उनकी आंख कान हैं। जहाँ तक स्वभाव और हृदय की बात है, वे एक नज़र में सब देख लेते हैं। और हमारे मंदिर की परंपरा में व्यक्तिगत गुरु नहीं होते, केवल शिष्य और वरिष्ठ होते हैं। युवा शिष्य अपने वरिष्ठों के साथ अभ्यास करते हैं। ये मिंग ने संतोष से कहा, वरिष्ठ के साथ अभ्यास करना अच्छा है। तो आप मुझे क्या सिखाएंगे? झाओशिन बोले, मंदिर के किलिंग स्टेप्स तुम पहले ही जानते हो। अब मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखाऊंगा। जहाँ तक साधना विधि की बात है, मुझे नहीं लगता तुम्हें उसकी आवश्यकता है। ये मिंग ने पूछा, और मासिक भत्ता? झाओशिन ने उत्तर दिया, मंदिर के प्रत्येक शिष्य को मासिक वेतन मिलता है।
तुम नए शिष्य हो, तुम्हें हर महीने 10 लाख दिव्य मुद्राएं मिलेंगी। ये मिंग ने होंठ भींचे, मानो राशि कम लगी हो। और आपको कितना मिलता है, भाई? झाओ शिन मुस्कुराए। तुमसे थोड़ा अधिक, 500 मिलियन दिव्य मुद्राएं। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल एलआर मांगा हिंदी पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मिंग हंस पड़ा। अभी तो एक गॉड कॉइन के बदले लगभग 100 वैल्करी कॉइन्स मिलते हैं। अगर 500 मिलियन गॉड कॉइन्स भी हों तो वह सिर्फ 50 बिलियन वैल्करी कॉइन्स ही हुए, इतना भी ज्यादा नहीं। चाओशिन ने उसे अजीब नज़रों से देखा। 100 क्यों? मैं हेवन एंड अर्थ गॉड कॉइन्स की बात नहीं कर रहा। मैं लॉन्जेविटी कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। ये मिंग लगभग उछल पड़ा। क्या लॉन्जेविटी कॉइन्स? उसे तुरंत हिसाब याद आया। एक लॉन्जेविटी कॉइन इक्वल्स 36,000 फैशन कॉइन्स के बराबर था। अगर 500 मिलियन लॉन्जेविटी कॉइन्स मिलते हैं तो उनका मूल्य होगा 18 ट्रिलियन फैशन कॉइन्स, यानी लगभग 1.8 मिलियन वैल्करी कॉइन्स। चाओशिन ने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल। होली लैंड्स, ग्रेट सेक्ट्स, डिनेस्टीज और दूसरे बड़े वर्ल्ड से टेम्पल को भारी लाभ मिलता है। इसके अलावा हमारे टेम्पल में डिसाइपल्स की संख्या बहुत कम है, इसलिए हर व्यक्ति को मिलने वाला हिस्सा भी अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। ये मिंग खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, भाई, इतनी बड़ी रकम कोई खर्च कैसे कर सकता है? चाओशिन मुस्कुराया, जब तुम वू शेंग बनोगे तब ये सवाल नहीं पूछोगे। उस स्तर पर पैसे खर्च करने के इतने रास्ते होते हैं कि कभी पर्याप्त नहीं लगते। ये मिंग कुछ देर तक चुप रहा। उसके दिमाग में अभी भी वही संख्या घूम रही थी। हर महीने 18 ट्रिलियन फैशन कॉइन्स, और फिर भी कम पड़ सकते हैं। स्टोन गेट से बाहर निकलते हुए चाओशिन ने एक मार्शल आर्ट्स मैनुअल ये मिंग को थमाया। इस मार्शल आर्ट का नाम स्काई टर्नर है, चाओशिन ने कहा। अंततः इसे साध लेने पर यह स्काई टर्नर डिवाइन पावर में बदल जाती है। यह उन मार्शल आर्ट्स में से एक है जिन्हें मैं स्वयं जानता हूँ। ये मिंग खुशी से बोला, धन्यवाद बड़े भाई। चाओशिन मुस्कुराया, लेकिन तुरंत कहा, पहले धन्यवाद मत दो, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। वह ये मिंग की ओर देखते हुए बोला, अब तक इस मार्शल आर्ट को कोई भी पूरी तरह साध नहीं पाया है। इसलिए मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि तुम इतिहास बदल दोगे। ये मिंग का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। कोई भी इसे पूरा नहीं कर पाया, तो फिर यह मार्शल आर्ट बनाई किसने? चाओशिन हंस पड़ा, बिल्कुल उसी महान व्यक्ति ने। फिर उसने कहा, अगर तुम इस मार्शल आर्ट को सच में पूरा कर लेते हो तो इसका मतलब होगा कि तुम सच में उसकी विरासत पाने के योग्य हो। ये मिंग ने कंधे उचकाए, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन बड़े भाई, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं टेम्पल में ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। चाओशिन ने सिर हिलाया, कोई समस्या नहीं, तुम जब चाहो जा सकते हो। बस याद रखना, स्काई टर्नर को साधने की कोशिश करते रहना। उसने हाथ हिलाया, तभी युयान प्रकट हुई, हमेशा की तरह ठंडी और भावहीन। युयान, चाओशिन ने कहा, छोटे मास्टर को टेम्पल से परिचित करवा दो, फिर उन्हें बाहर तक छोड़ आना। लगता था चाओशिन के पास और भी काम थे। ये कहकर वह तुरंत वहां से चला गया। युयान ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे साथ चलो। ये मिंग तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। चलते चलते उसने मुस्कराकर पूछा, सीनियर सिस्टर, क्या आप कभी हंसती भी नहीं? युयान ने उसकी बात को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। ये मिंग फिर भी मुस्कराकर बोला, सीनियर सिस्टर, क्या आपने सीनियर सिस्टर डिंगवे को देखा है? क्या वह टेम्पल में नहीं है? युयान फिर भी चुप रही। ये मिंग को जरा भी गुस्सा नहीं आया। वह हंसते हुए बोला, लगता है सीनियर सिस्टर बताना नहीं चाहती। इसके बाद युयान के नेतृत्व में ये मिंग ने टेम्पल का लगभग पूरा चक्कर लगाया। इमॉर्टल टेम्पल असंख्य छोटे छोटे स्पेसेस में बंटा हुआ था और हर स्पेस का अलग कार्य था। यदि ये मिंग की स्मरण शक्ति असाधारण न होती तो वह शायद दोबारा रास्ता भी याद न रख पाता। लेकिन एक बात उसे अजीब लगी, पूरा टेम्पल लगभग खाली था। युयान के अलावा उसने किसी और को नहीं देखा। घूमने के बाद उसने पूछा,
सीनियर सिस्टर, क्या हमारे टेम्पल के बाकी ब्रदर्स यहाँ नहीं रहते? इस बार युयान ने आखिरकार जवाब दिया। अधिकतर सीनियर ब्रदर्स बाहर अनुभव लेने गए हैं और अवसर खोज रहे हैं। कुछ लोग इमॉर्टल स्पेस टाइम में साधना कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये मिंग मुस्कुराया। जवाब देने के लिए धन्यवाद। फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन मुझे लगता है सीनियर सिस्टर बचपन में ज़रूर घायल हुई होंगी, नहीं तो आपका स्वभाव इतना अकेला और ठंडा नहीं होता। ये सुनकर युयान का शरीर हल्का सा कांप गया। वह अचानक मुड़ी और तेज नज़रों से ये मिंग को देखने लगी। ये मिंग तुरंत असहज हो गया। वह जल्दी से बोला, मैं बस अंदाज़ा लगा रहा था, सीनियर सिस्टर नाराज़ मत होइए। युयान ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा अनुमान सही है, इसलिए बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहो और मुझे परेशान मत करो। ये सुनकर ये मिंग भी थोड़ा खिन्न हो गया। उसने कहा, सीनियर सिस्टर निश्चिंत रहें, आगे से मैं कोशिश करूंगा कि आपसे कम बात करूं। कुछ देर बाद युयान उसे एक लाइट गेट तक ले गई और बोली, अपने शरीर के टोकन को एक्टिवेट करो और तुम बाहर जा सकते हो। और जब वापस आना हो, जहां भी हो, बस टोकन को एक्टिवेट करना। तुम सीधे टेम्पल लौट आओगे। ये मिंग ने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत सुविधाजनक है। उसने सिर हिलाया और टोकन को एक्टिवेट किया। जैसे ही टोकन से प्रकाश चमका, ये मिंग गायब हो गया। खाली लाइट गेट को देखते हुए युयान ने हल्की सी नाक से आवाज़ निकाली। फिर वह मुड़ी और चुपचाप वहां से चली गई। ये मिंग एक सुनसान द्वीप पर प्रकट हुआ। वह तुरंत आकाश में उड़कर चारों ओर देखने लगा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा स्तब्ध रह गया। यह क्या, मैं साउथ चाइना सी में हूँ या वेस्ट चाइना सी में? उसने तुरंत फ्लाइंग ड्रैगन स्टेप का प्रयोग किया और तेजी से आगे बढ़ा। 10 से अधिक छलांगों के बाद उसे दूर एक जहाज दिखाई दिया। वह एक मछली पकड़ने वाली नाव थी। नाव पर कुछ युवक थे, लगभग किशोर उम्र के। उन्होंने ये मिंग को आकाश से उतरते देखा तो तुरंत सम्मानपूर्वक झुक गए। एक लड़के ने विनम्रता से पूछा, सीनियर, क्या आदेश है? ये मिंग ने मुस्कराकर पूछा, भाई, ये स्थान कौन सा है? लड़के ने उत्तर दिया, सीनियर, यह ईस्ट सी है। ये मिंग ने कड़वी मुस्कान दी, तो मैं ईस्ट सी में आ गया। फिर उसने पूछा, तट पर जाने के लिए कौन सी दिशा है? किशोर ने जहाज के आगे की ओर इशारा किया। आगे लिंगजू है। ये सुनते ही ये मिंग के मन में एक विचार आया, फंग यान अभी भी लिंगजू में काम कर रहा होगा। चूंकि वह पहले ही यहाँ आ गया था, तो क्यों न जाकर देख ले। इसके अलावा ईस्ट सी के बारे में भी एक प्रसिद्ध कहावत थी, 3 महाद्वीप, 6 घोंसले और 72 फल। यह क्षेत्र संसाधनों से भरपूर था और 5 डिनेस्टीज के एम्परर की शक्ति यहाँ बहुत दूर तक नहीं पहुँचती थी। ये सोचकर उसने उस लड़के को धन्यवाद दिया और लिंगजू की दिशा में उड़ गया। कुछ ही समय में वह वहां पहुंच गया। लिंगजू का आकार किशन आइलैंड से काफ़ी छोटा था, लगभग उसका केवल 1/3, लेकिन इसके बावजूद वह विशाल था। यहाँ असंख्य लोग रहते थे और लंबे समय से शांतिपूर्ण जीवन जीते आ रहे थे। पर जब ये मिंग वहां पहुंचा और चारों ओर देख, तो उसका दिल भारी हो गया। हर तरफ खंडहर, टूटी दीवारें और जले हुए घर दिखाई दे रहे थे। सड़कें खाली थीं और जगह जगह बेघर लोग भटक रहे थे। लिंगजू अब एक उजड़ा हुआ प्रदेश बन चुका था। घायल, वह कैसे घायल हो गई? ये मिंग चौंक गया। उसकी आंखें फैल गईं और उसका मन तुरंत बेचैन हो उठा। मध्यम आयु के व्यक्ति ने सिर हिलाया। यह मुझे नहीं पता, इसके बारे में किसी और से पूछना पड़ेगा। ये मिंग और कुछ पूछ नहीं सका। वह वहां से निकल आया और मन ही मन निश्चय किया कि यहाँ का काम जल्दी खत्म करके किंगलोंग डायनेस्टी वापस जाएगा और खुद पता लगाएगा कि फंग लिंग आखिर कैसे घायल हुई। उसने उस व्यक्ति से विदा ली और गुप्त रूप से हाउशन सेक्ट से संपर्क किया। ईस्ट सी में हाउशन सेक्ट का प्रभाव बहुत कम था। यहाँ केवल एक येलो क्लोथ पोप था, जिसने कई वर्षों से कोई विशेष कार्य नहीं किया था। जब उस पोप को ये मिंग की पहचान का पता चला, तो वह चकित और प्रसन्न दोनों हो गया। वह तुरंत दौड़कर आया और आदर से झुक गया। ये छोटा व्यक्ति वे जोंगलियांग, वाइस चेयरमैन को प्रणाम करता है। ये मिंग ने हल्का सिर हिलाया।
उठो और बात करो। लेकिन वे जोंगलियांग उठने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह झुका ही रहा और बोला, वाइस चेयरमैन यहाँ किस आदेश से आए हैं? ये मिंग ने शांत स्वर में कहा, लिंगजू इस समय अराजकता में है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस अवसर का उपयोग करके यहाँ हाउशन सेक्ट का प्रभाव बढ़ाओ। वे जोंगलियांग का चेहरा तुरंत असहज हो गया। वह बोला, वाइस चेयरमैन, मैं केवल एक येलो क्लोथ पोप हूँ। मेरे पास धन और संसाधन बहुत सीमित हैं। शायद मैं ये कार्य पूरा न कर सकूं। यदि आप किसी सीक्रेट एनवॉय को भेज दें तो सफलता की संभावना अधिक होगी। ये मिंग का चेहरा ठंडा हो गया। तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है या हाउशन सेक्ट पर? फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, आज के बाद तुम ही सीक्रेट एनवॉय हो। वे जोंगलियांग एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह तुरंत बोला, आज्ञा। यह अधीनस्थ अपनी पूरी शक्ति लगा देगा, चाहे जमीन खुरचनी पड़े या प्राण देने पड़े। ये मिंग हैरान रह गया। फंगलिंग तो लिंगजू जीत चुकी थी, फिर यह जगह इतनी बर्बाद कैसे हो गई? क्या युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ? ये सोचकर वह नीचे उतरा और एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। कस्बे में लगभग 1000 लोग रहते थे, लेकिन इस समय हर घर का दरवाज़ा बंद था और पूरी सड़क सूनी पड़ी थी। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद आखिर एक घर से कोई बाहर आया। घर का मालिक एक मध्यम आयु का व्यक्ति था। उसने दरवाजे से झांककर ये मिंग को सावधानी से देखा और पूछा, क्या काम है? ये मिंग ने मुस्कराकर कहा, भाई, ज़रा बताइए यहाँ क्या हुआ है? पूरा इलाका इतना उजड़ा क्यों है? क्या यहाँ युद्ध हुआ था? मध्यम आयु का व्यक्ति ये मिंग को ऊपर नीचे देखकर बोला, छोटे भाई, क्या तुम बाहर से आए हो? ये मिंग ने सिर हिलाया। हाँ, मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ। उस आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, कुछ समय पहले सुजाकू डायनेस्टी की लॉन्ग प्रिंसेस ने लिंगजू की सेना को हरा दिया और पूरे लिंगजू पर कब्जा कर लिया। उस युद्ध में आम लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए सब अपने काम में लगे रहे। लेकिन उसके बाद अचानक किंगलॉन्ग डायनेस्टी के प्रिंस फंग यहाँ आ गए। वह आदमी गुस्से और डर के साथ बोला, प्रिंस फंग ने लिंगजू के लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसके सैनिकों ने डाकुओं की तरह लूटपाट की, महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती की और जो मिला उसे मार दिया। अब देख रहे हो न, कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। उसने भारी आवाज़ में कहा, लिंगजू अब खत्म हो चुका है। ये मिंग की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। प्रिंस फंग यहाँ क्या कर रहा है? और फंग लिंग कहाँ गई? उसने फिर पूछा, क्या आपको पता है कि प्रिंसेस कहाँ गई? मध्यम आयु के व्यक्ति ने थोड़ा सोचकर कहा, सुना है प्रिंसेस उस युद्ध में बुरी तरह घायल हो गई थी और फिर अपने लोगों के साथ किंगलॉन्ग डायनेस्टी वापस चली गई। मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं कह रहा, ये मिंग ने शांत स्वर में कहा। उसने अपने पास से 12वें स्तर की रून मनी का एक बड़ा हिस्सा निकाला, जिसकी कुल कीमत लगभग 1 ट्रिलियन वैल्करी कॉइन्स के बराबर थी, और सीधे वे जोंगलियांग को दे दिया। जब वे जोंगलियांग ने हजारों लेवल 12 रून कॉइन्स देखे तो वह स्तब्ध रह गया। उसकी आवाज़ कांप गई। वाइस चेयरमैन, ये सब मुझे दे रहे हैं? ये मिंग ने कहा, ये धन तुम्हें 1 महीने के भीतर खर्च करना है। वे जोंगलियांग और भी उलझ गया। लेकिन इसे खर्च कैसे करना है? ये मिंग ने पूछा, लिंगजू में कुल कितने लोग रहते हैं? वे जोंगलियांग ने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया, लगभग 3 से 500 अरब के बीच। सही संख्या कहना कठिन है। ये मिंग ने फिर पूछा, एक सामान्य व्यक्ति साल भर में जीवनयापन के लिए कितना खर्च करता है? वे जोंगलियांग तुरंत बोला, साधारण लोगों की ज़रूरतें बहुत कम होती हैं। 10 वैल्करी कॉइन्स में वे पूरे साल खा पीकर आराम से रह सकते हैं और कुछ बच भी जाता है। ये मिंग ने सिर हिलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि लिंगजू के हर व्यक्ति पर कम से कम 200 वैल्करी कॉइन्स खर्च किए जाएं ताकि वे शांति से जीवन जी सकें। फिर उसने समझाया, जब उन्हें ये सहायता मिलेगी तो वे हाउशन सेक्ट की कृपा के लिए आभारी होंगे और पूरे दिल से हमारा समर्थन करेंगे। ये सुनकर वे जोंगलियांग उत्साह से कांप उठा। उसकी आंखों में चमक आ गई। वाइस चेयरमैन, निश्चिंत रहें, इस धन के साथ आपके अधीनस्थ अवश्य सफल होंगे। लिंगजू की अधिकांश जनसंख्या साधारण लोग थे।
कमज़ोर, साधारण जीवन जीने वाले, जिनमें से कई तो योद्धा भी नहीं थे। उनकी आवश्यकताएं बेहद छोटी थीं। लेकिन ये मिंग ने एक ही बार में सैकड़ों अरब वैल्क्यूरी कॉइन्स खर्च करने का निर्णय लिया। इतनी राशि से कम 20 वर्षों तक इन लोगों को भोजन और जीवन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सच कहें तो ये मिंग को भी पूरी तरह विश्वास नहीं था कि यह योजना सफल होगी। वह केवल चाहता था कि वे जोंगलियांग इसे एक प्रयोग की तरह आजमाए। क्योंकि एक शक्तिशाली वुजून होने के नाते वह जानता था, ऊपर बैठे शासक अक्सर नीचे के साधारण लोगों को चींटियों की तरह देखते हैं और उनके जीवन को कोई महत्व नहीं देते। लिंगजू का काम जल्दी जल्दी निपटाने के बाद ये मिंग तुरंत वहां से निकल गया और सीधा किंगलोंग डायनेस्टी की ओर बढ़ गया। वह जानता था कि किंगलोंग डायनेस्टी में उसने पहले ही बहुत लोगों को नाराज किया हुआ है। फिर भी सिर्फ फंगलिंग की एक झलक पाने के लिए वह बिना झिझक वहां आ गया। जब भी ये मिंग को कोई काम करना होता तो उसके मन में सबसे पहले खुद का रास्ता निकालने का विचार आता था, न कि दूसरों से मदद मांगने का। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उसे सबसे पहले याद आया नॉट आस्किंग पवेलियन, बो क्यू रेन पवेलियन, वह संगठन जिसे उसने स्वयं स्थापित किया था। अब उस पवेलियन का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा था। ईस्ट कैपिटल से आए 3 महान विशेषज्ञ वहां स्थायी रूप से बैठते थे और उनकी उपस्थिति से पवेलियन की प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ गई थी। कई साल बीत चुके थे। अब नॉट आस्किंग पवेलियन के सदस्यों की संख्या 3,30,00,000 से भी अधिक हो चुकी थी। इन सदस्यों में समाज के हर क्षेत्र के प्रभावशाली लोग शामिल थे। व्यापारी, योद्धा, विद्वान, अधिकारी और विभिन्न संगठनों के नेता। केवल यही नहीं, पवेलियन की आय भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ चुकी थी। हर महीने उसका कुल कारोबार अरबों वैल्क्यूरी कॉइन्स से भी अधिक पहुंच चुका था। आज के समय में नॉट आस्किंग पवेलियन केवल एक संगठन नहीं रहा था, वह धीरे धीरे एक विशाल शक्ति नेटवर्क बन चुका था, जिसकी जड़ें पूरे किंगलोंग डायनेस्टी में फैल चुकी थीं। और ये मिंग को पूरा विश्वास था, अगर उसे फंगलिंग के बारे में सच्ची खबर चाहिए तो सबसे तेज और भरोसेमंद रास्ता यही नेटवर्क होगा। ये मिंग ने नॉट आस्किंग पवेलियन को कभी भी केवल पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया था। उसका असली उद्देश्य था दुनिया भर के प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा करना। इसलिए पवेलियन चाहे ज़्यादा कमाए या कम कमाए, उसे इसकी ज़्यादा परवाह नहीं थी। जब ये मिंग वहां पहुंचा तो ईस्ट कैपिटल से आए तीनों महान गुरु स्वयं उससे मिलने आए। पिछले कुछ वर्षों में ये मिंग ने कई बड़ी शक्तियों को नाराज कर दिया था। फिर भी नॉट आस्किंग पवेलियन पहले की तरह ही मजबूती से चल रहा था, क्योंकि अब उसमें असंख्य प्रतिभाशाली और प्रभावशाली लोग शामिल हो चुके थे। इतने बड़े नेटवर्क को कोई भी शक्ति आसानी से छेड़ना नहीं चाहती थी। औपचारिक बातें छोड़कर ये मिंग ने सीधे पूछा, फंगलिंग के बारे में कोई खबर है या नहीं? फंगलिंग के घायल होने की खबर पहले से ही मिल चुकी थी, लेकिन पवेलियन के पास उसके बाद की कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए तीनों गुरुओं ने तुरंत अपने गुप्त सूचना नेटवर्क को सक्रिय किया और कई सूचना देने वालों पर इनाम घोषित कर दिया। सिर्फ 15 मिनट के भीतर ही एक व्यक्ति खबर लेकर आ गया। लेकिन जो खबर मिली, उसे सुनकर ये मिंग स्तब्ध रह गया। खबर ये थी, फंगलिंग ने किंगलोंग एम्परर से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई और बेहोश हो गई। इस समय वह किंगलोंग पैलेस में उपचार ले रही थी। ये मिंग का मन उलझ गया। किंगलोंग एम्परर से मिलने के बाद घायल हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि किंगलोंग एम्परर ने ही उसे घायल किया हो? वह इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मुझे किंगलोंग पैलेस में जाना है। मैं प्रिंसेस फंगलिंग से मिलना चाहता हूँ। मिस्टर चाओ ने सिर हिलाया। महल में प्रवेश करना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। ये मिंग शांत स्वर में बोला, कोई बात नहीं, मैं अब इमॉर्टल टेम्पल का शिष्य हूँ। यहाँ तक कि किंगलोंग एम्परर भी मुझे आसानी से नहीं मारेंगे। तीनों गुरुओं के पास अब सहमति देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने तुरंत व्यवस्था शुरू कर दी। नॉट आस्किंग पवेलियन की ताकत इतनी बड़ी थी कि इस दुनिया में लगभग कोई भी काम ऐसा नहीं था
जो वह कर न सके। उसी रात ये मिंग ने एक वैद्य के सहायक का भेष धारण किया और चुपचाप किंग लॉन्ग पैलेस के भीतर प्रवेश कर गया। जिस वैद्य के साथ वह अंदर गया था वह उन्हीं चिकित्सकों में से एक था जो प्रिंसेस फंगलिंग का इलाज कर रहे थे। ये मिंग सीधे महल के अंदर नहीं गया। वह चुपचाप टाई पाक के पीछे पीछे चलता रहा और धीरे से वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से पूछ बैठा, हे टाई, प्रिंसेस को आखिर किस चीज ने घायल किया है? उस वैद्य का उपनाम पाक था। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रिंसेस को किसी बेहद शक्तिशाली व्यक्ति ने घायल किया है। चोट इतनी गंभीर है कि अगर वह होश में भी आ जाए तो उसकी कल्टिवेशन बहुत कम हो सकती है या पूरी तरह खत्म भी हो सकती है। ये सुनकर ये मिंग का दिल जोर से धड़क उठा। कल्टिवेशन खत्म हो सकती है? क्या इसे फिर से ठीक किया जा सकता है? पाक टाई ने सिर हिलाया। बहुत मुश्किल है, जब तक कि लेजेंडरी जूशेंडन न मिल जाए। लेकिन वह दिव्य औषधि तो केवल कथाओं में ही सुनने को मिलती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उसे कभी नहीं देखा। बात करते करते वे उस जगह पहुंच गए जहां फंगलिंग को रखा गया था। वह एक कड़ी सुरक्षा वाला महल था। दरवाजे के बाहर 8 मार्शल लॉर्ड्स पहरा दे रहे थे। चारों ओर शक्तिशाली फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थीं, जिनके बिना अनुमति कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन चूंकि पाकटाई प्रिंसेस का उपचार करने वाले चिकित्सकों में से एक था, इसलिए उसे आसानी से अंदर जाने दिया गया और उसके सहायक के रूप में ये मिंग भी अंदर चला गया। महल के बीचों बीच बैंगनी बांस पर्पल बैम्बू से बने एक बिस्तर पर फंगलिंग शांत पड़ी हुई थी। वह बिल्कुल स्थिर थी, जैसे गहरी नींद में हो। ये मिंग धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपनी सोल पावर से उसकी स्थिति को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन उसे फंगलिंग की डिवाइन कॉन्शियसनेस की कोई हलचल महसूस नहीं हुई। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसकी स्थिति तो लगभग मृत्यु जैसी है। पाकटाई ने गहरी सांस लेकर कहा, बिल्कुल, अगर जूशेंडन नहीं मिला तो प्रिंसेस ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। ये मिंग तुरंत भीतर ही भीतर अपने मेरिट रिंग से संपर्क करने लगा और पूछा कि जूशेंडन की कीमत कितनी है। जवाब वही था जिसकी उसे उम्मीद थी। एक जूशेंडन की कीमत थी 300 अरब 300 बिलियन बाउंडलेस मेरिट पॉइंट्स। यह एक आसमान छूने वाली कीमत थी। ये मिंग के पास जितना भी धन था, सब मिलाकर भी वह पर्याप्त नहीं था। लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने क्रेडिट पर लेने का निर्णय किया। तुरंत उसके मेरिट रिंग से एक दिव्य प्रकाश उतरा और उसके हाथ में एक छोटी सी पिल प्रकट हो गई। उसके साथ ही उस पर लगभग 200 अरब मेरिट पॉइंट्स का कर्ज भी चढ़ गया। वह जूशेंडन केवल नाखून के बराबर आकार की थी, लेकिन वह बिल्कुल क्रिस्टल की तरह पारदर्शी थी और उसके भीतर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। उस छोटी सी गोली के अंदर असीम जीवन शक्ति समाई हुई थी। जब ये मिंग ने जूशेंडन बाहर निकाली तो पाकटाई की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वह हैरान होकर चिल्लाया, जूशेंडन! लेकिन ये मिंग ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। वह आगे बढ़ा, धीरे से फंगलिंग के माथे को छुआ। उसके स्पर्श से फंगलिंग के होंठ हल्के से खुल गए और उसी क्षण ये मिंग ने जूशेंडन उसके मुंह में रख दी। जैसे ही वह दिव्य औषधि उसके शरीर में पहुंची, वह तुरंत एक अद्भुत ऊर्जा में बदल गई। वह ऊर्जा सीधे उसके टूटे हुए डिवाइन सोल को दोबारा जोड़ने लगी। पास खड़े पाकटाई की आंखों में उत्साह चमक रहा था। वह बोला, ये सचमुच जूशेंडन है। ये केवल जीवन वापस नहीं लाती, बल्कि डिवाइन सोल को शुद्ध भी करती है। वह आगे बोला, जब प्रिंसेस फंगलिंग जागेंगी तो उनकी प्रतिभा पहले से भी अधिक हो जाएगी और उनकी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाएगी। ये मिंग को उस समय अपनी भारी कीमत की चिंता करने का समय ही नहीं था। वह केवल फंगलिंग की स्थिति देख रहा था। कुछ ही क्षणों में फंगलिंग के शरीर के बाहर की डिवाइन लाइट धीरे धीरे तेज होने लगी। ये देखकर ये मिंग ने तुरंत एक फॉर्मेशन बिछा दी ताकि इस शक्ति की आभा बाहर न फैल सके। फिर उसने पाकटाई से पूछा, मिस्टर पाक, क्या प्रिंसेस अभी तुरंत ठीक हो जाएंगी? पाकटाई ने सिर हिलाया। हाँ, जैसे ही उनका डिवाइन सोल पूरी तरह स्थिर हो जाएगा, उनकी वैल्करी शक्ति तुरंत वापस आ जाएगी।
इतने में फंग लिंग के शरीर से अचानक एक चमकदार रून लाइट फूट पड़ी, और उसी क्षण आकाश से एक भयानक दिव्य प्रकाश नीचे उतरा। उस प्रकाश ने सीधे महल की सारी रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ दिया, यहाँ तक कि ये मिंग की बनाई हुई फॉर्मेशन भी उस शक्ति को रोक नहीं सकी। वह दिव्य प्रकाश सीधे फंग लिंग के शरीर में समा गया। अगले ही पल उसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। उसकी कल्टिवेशन एक झटके में ऊपर उठी। पहले लॉन्जेविटी रेल्म, फिर सेकेंड रेल्म, फिर थर्ड रेल्म। उसकी शक्ति लगातार बढ़ती गई और अंततः जाकर रुकी लॉन्जेविटी फिफ्थ रेल्म पर। अब फंग लिंग के शरीर से निकलने वाली आभा पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली और दबदबे वाली हो चुकी थी। ये मिंग ने आसमान की ओर देखकर हैरानी से कहा, अभी यह शक्ति किसने भेजी? उसी समय फंग लिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीं। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में एक जटिल भाव था। वह ठंडे स्वर में बोली, तुमने मेरी मदद क्यों की? लेकिन आकाश से कोई उत्तर नहीं आया। कुछ क्षण बाद उसने ये मिंग की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुमने बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है। जूशेंडन ऐसा खजाना है जिसे केवल पैसे से भी खरीदना मुश्किल होता है। ये मिंग के चेहरे पर तुरंत खुशी फैल गई। तो तुम पूरी तरह ठीक हो गई? फंग लिंग ने सिर हिलाया। असल में जूशेंडन केवल मेरी वैल्करी शक्ति को ही वापस ला सकता था, लेकिन अभी मेरी डेटी ने गुप्त रूप से मेरी मदद की। ये मिंग चौंक गया। तुम्हारी डेटी? मतलब तुम सिर्फ उसका एक हिस्सा हो? फंग लिंग ने शांत भाव से सिर हिलाया। हाँ, वह मेरी असली सत्ता है। वह फैनचैन नश्वर दुनिया में दखल नहीं देना चाहती, लेकिन मैं अलग हूँ। मुझे इस दुनिया में आज़ादी से जीना पसंद है। फिर ये मिंग ने सावधानी से पूछा, तो तुम्हारी असली डेटी कितनी शक्तिशाली है? फंग लिंग ने कंधे उचकाए। वह अब एक दूसरी सभ्यता में अवतार ले चुकी है। वहाँ उसकी स्थिति बहुत ऊंची है, और अभी वह लॉन्जेविटी सेवेंथ रेल्म की शक्तिशाली साधक है। फिर उसने विषय बदल दिया। उसे छोड़ो ये मिंग, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। ये मिंग हैरान हो गया। निकलना? कौन हमारे खिलाफ है? और तुम आखिर घायल कैसे हुई? फंग लिंग ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी आस्तीन हल्के से लहराए। अगले ही पल दोनों महल से गायब हो गए। जब ये मिंग ने दोबारा जमीन पर कदम रखा, तो वह खुद को एक सुंदर पर्वतीय स्थान पर खड़ा पाया। चारों ओर हरे पेड़ और लाल फूल थे। थोड़ी दूरी पर एक शांत जलाशय था, और उससे आगे एक झरना गिर रहा था। पूरा स्थान बेहद शांत और सुंदर था। फंग लिंग ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, यहाँ सुरक्षित है। गॉड लॉर्ड हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। ये मिंग ने उलझन से पूछा, गॉड लॉर्ड? क्या तुम गोल्डन गार्ड के लॉर्ड की बात कर रही हो? वह हमें क्यों ढूंढेगा? फंग लिंग ने गहरी सांस ली, क्योंकि अब किंगलॉन्ग डायनेस्टी के पांचों सम्राट उसके नियंत्रण में हैं। वह कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, अब वे पांचों असल में उसी के कठपुतली बन चुके हैं। ये सुनते ही ये मिंग सब समझ गया। उसके दिमाग में तुरंत गॉड लॉर्ड की असली महत्वाकांक्षा साफ हो गई। उसकी खोपड़ी तक से हर उठी। वह घबरा कर बोला, तो उसका असली उद्देश्य 5 एलिमेंट्स गॉड को फिर से जीवित करना है? फंग लिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। फिर उसने आगे बताया, लिंगजू से लौटने के बाद मैं सीधे किंगलॉन्ग एम्परर से मिलने गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे तुरंत समझ आ गया कि वह असली सम्राट नहीं है। वह एक नकली व्यक्ति था। मैंने तुरंत उससे सवाल किया, लेकिन गॉड लॉर्ड बेहद घमंडी है, उसे सच छिपाने की ज़रूरत ही नहीं लगी। उसने सीधे स्वीकार कर लिया कि वही सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। ये मिंग ध्यान से सुन रहा था। फंग लिंग ने आगे कहा, लेकिन उसकी शक्ति सच में बहुत खतरनाक है। हमारी लड़ाई वहीं शुरू हो गई और उसी समय मैं घायल हो गई। ये मिंग चौंक गया। क्या तुम तो लॉन्जेविटी फिफ्थ रेल्म में हो, और उसने तुम्हें एक ही वार में घायल कर दिया? क्या वह लॉन्जेविटी सिक्स्थ रेल्म का साधक है? फंग लिंग ने सिर हिलाया। नहीं, उसकी अपनी शक्ति इतनी नहीं है कि मुझे गंभीर रूप से घायल कर सके। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन वह अनेक डिवाइन फीटस की शक्ति का उपयोग कर सकता है।
हालांकि वह डिवाइन फीटस अभी पूरी तरह जन्मा नहीं है, फिर भी उसकी शक्ति बेहद रहस्यमय और भयावह है। उसकी सिर्फ एक ही चोट लगभग मुझे पूरी तरह मिटा देने के लिए काफ़ी थी। ये कहते हुए फंगलिंग ने गहरी सांस ली। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, हमें जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरा टियन्युन कॉन्टिनेंट अंतहीन अंधकार में डूब जाएगा और इस दुनिया में फिर कभी शांति नहीं बचेगी। ये मिंग का दिल भी जोर से धड़क उठा। जैसा फंगलिंग ने कहा था, अगर वह अनेक डिवाइन फीटस पूरी तरह विकसित हो गया तो पूरा टियन्युन कॉन्टिनेंट उसकी मुट्ठी में आ जाएगा। उस समय ना सिर्फ हाउशनिज्म बल्कि किशन सेक्ट जैसी बड़ी शक्तियां भी पूरी तरह कुचल दी जाएंगी। गॉड लॉर्ड फिर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करेगा जो पुराने 5 एलिमेंट्स डायनेस्टी से भी अधिक शक्तिशाली होगा, और उसके शासन में जो भी विरोध करेगा उसे बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा। ये सोचते ही ये मिंग का चेहरा और गंभीर हो गया। उसे याद आया कि कुछ समय पहले ही उसने प्रिंस गोल्ड को नाराज किया था। अब उसकी स्थिति और भी खतरनाक लगने लगी। उसने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या 4 ग्रेट डिवाइन लैंड्स चुपचाप बैठे रहेंगे? क्या उन्हें इस सब के बारे में पता नहीं? फंगलिंग ने सिर हिलाया। शायद नहीं। अगर उन्हें सच पता होता तो वे कभी भी इतने शांत न रहते। ये सुनकर ये मिंग ने तुरंत पैंथियन से जुड़ी सारी जानकारी उसे बता दी। फंगलिंग कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अब बात साफ हो गई। 4 ग्रेट डिवाइन लैंड्स असल में सिर्फ गॉड लॉर्ड की ताकत से सावधान हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा ही नहीं है कि पांचों राजवंश बहुत पहले से ही उसके नियंत्रण में जा चुके हैं। उसने ठंडे स्वर में आगे कहा, उसका असली लक्ष्य है एक सुप्रीम डेटी को जन्म देना, और जब वह सफल हो जाएगा तो वह हेवेंस विल गॉड्स विल को लूट लेगा और डिवाइन लैंड्स को इस दुनिया से बाहर निकाल देगा। ये मिंग ने तुरंत दृढ़ स्वर में कहा, मुझे ये खबर अभी के अभी इमॉर्टल टेम्पल को देनी होगी। अगर वे समय रहते जान गए तो शायद हम गॉड लॉर्ड की पूरी योजना को बीच में ही तोड़ सकते हैं। फैंगलिंग ने गहरी सांस ली और कहा कि अब उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। गॉड लॉर्ड ने 5 डिनेस्टीज के सारे रिसोर्सेज अपने कंट्रोल में ले लिए हैं और उन्हीं की मदद से डिवाइन फीटस को जल्दी जन्म दिलाने की तैयारी कर रहा है। एक बार डिवाइन फीटस जन्म ले गया तो 4 ग्रेट डिवाइन लैंड्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। गॉड लॉर्ड ने खुद कहा था कि यह सुप्रीम डिवाइन बॉडी जन्म लेते ही लॉन्जेविटी 8 रेल्म की सबसे शक्तिशाली सत्ता बन जाएगा, और अगर इसने हेवेंस विल को रिफाइन कर लिया तो इसकी ताकत सीधे लॉन्जेविटी 9 रेल्म तक पहुंच जाएगी। ये मिंग के मन में हलचल मच गई और उसने तुरंत कहा कि अब ये खबर जितनी जल्दी हो सके इमॉर्टल टेम्पल तक पहुंचानी होगी। इतना कहकर उसने अपना टेम्पल टोकन निकाल लिया। ये टोकन बेहद उपयोगी था क्योंकि इससे टेम्पल के लोगों से सीधे संपर्क किया जा सकता था। उसने सोल पावर से टोकन को एक्टिवेट किया। कुछ ही देर बाद एक बूढ़ी आवाज़ सुनाई दी, डिसाइपल ये मिंग, तुम किसे संदेश भेजना चाहते हो? ये मिंग ने गंभीर स्वर में कहा, डिसाइपल्स को एक बहुत बड़ी खबर मिली है और यह बात तुरंत हॉल मास्टर तक पहुंचनी चाहिए। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वही आवाज़ आई, तुम तो अभी नए डिसाइपल हो, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए सीधे हॉल मास्टर को ढूंढ रहे हो? ये मिंग ने बिना हिचकिचाए कहा, यह मामला टेम्पल के जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। इतना सुनते ही संदेश संभालने वाला एल्डर भी सतर्क हो गया। उसने अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की और तुरंत बोला, थोड़ा इंतजार करो। बस एक सांस जितना समय बीता होगा कि टोकन के भीतर से एक धुंधली लेकिन दबदबे वाली आवाज़ गूंजी, ये मिंग, तुम इस हॉल मास्टर को क्यों ढूंढ रहे हो? ये मिंग ने तुरंत आदर से कहा, डिसाइपल इस समय किंगलॉन्ग डायनेस्टी की लॉन्ग प्रिंसेस फंगलिंग के साथ है। उनके अनुसार 5 डिनेस्टीज के सभी एम्परर्स पहले ही गॉड लॉर्ड के कंट्रोल में जा चुके हैं। इतना ही नहीं, गॉड लॉर्ड को डिवाइन फीटस मिल चुका है और वह उसी के आधार पर एक सुप्रीम डिवाइन बॉडी को जन्म देने की तैयारी कर रहा है। एक बार वह डिवाइन बॉडी सच में जन्म ले गया तो वह जन्म लेते ही लॉन्जेविटी 8 रेल्म की शक्ति रखेगा।
और उसके बाद वह पूरे टियन्यून कॉन्टिनेंट की हेवंसविल को लूट लेगा, फिर 4 ग्रेट डिवाइन लैंड्स को इस दुनिया से बाहर धकेल देगा। टोकन की दूसरी तरफ कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश नीचे उतरा और उसी प्रकाश के भीतर एक आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा धुंधला था, साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति असाधारण थी और उससे एक बेहद शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उसने सीधे ये मिंग की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, ये मिंग, जो तुम कह रहे हो, क्या वह सच है? तभी फंगलिंग ने शांत स्वर में कहा, वह सच कह रहा है। उस आकृति ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, ये मिंग, इस बार तुमने बहुत बड़ा काम किया है। इमॉर्टल टेम्पल ही नहीं, बल्कि 4 ग्रेट डिवाइन लैंड्स भी तुम्हें इसका बड़ा पुरस्कार देंगे। इतना कहकर वह आकृति तुरंत गायब हो गई। साफ था कि वह इस मामले को तुरंत संभालने के लिए निकल चुका था। ये मिंग ने लंबी सांस ली और राहत महसूस की। फिर उसने धीरे से कहा, इस स्तर की लड़ाई में शामिल होने की मेरी अभी कोई योग्यता नहीं है। मैं बस अब नतीजे का इंतजार ही कर सकता हूँ। फंगलिंग ने उसकी तरफ देखा और पूछा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? ये मिंग ने बिना कुछ छिपाए साफ कहा, मैं चाहता हूँ कि हाउशनिज्म को टियन्यून कॉन्टिनेंट का मेन स्ट्रीम रिलीजन बना दूँ। फंगलिंग की आंखों में हल्की चमक उभरी। उसने सोचा और फिर कहा, अगर हाउशनिज्म सच में मजबूत हो गया, तो शायद एक दिन वह गॉड लॉर्ड के सामने भी खड़ा हो सके। ये मिंग ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, अभी गॉड लॉर्ड से टक्कर लेने की बात मत सोचो। मेरी बस यही इच्छा है कि जब तक गॉड लॉर्ड और 4 ग्रेट डिवाइन लैंड्स आपस में भिड़े रहें, उसी दौरान हाउशनिज्म जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से फैल जाए। फंगलिंग कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अब मेरे पास लौटने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, और फिलहाल मेरे पास कोई खास काम भी नहीं। अगर तुम चाहो, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये सुनते ही ये मिंग के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। उसने तुरंत कहा, अगर मुझे तुम्हारी मदद मिल गई, तो मेरा बड़ा काम सच में पूरा हो सकता है। फंगलिंग ने शांत मन से हालात का विश्लेषण किया और कहा, आज अगर पूरी दुनिया को गॉड लॉर्ड और उस डिवाइन फीटस के बारे में पता चल जाए, तो तुम इस बात को एक बड़े मुद्दे की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। लोगों के दिलों में डर भी है और गुस्सा भी। अगर सही समय पर सही बात पहुंचाई जाए, तो तुम बहुत जल्दी लोगों का भरोसा जीत सकते हो। ये मिंग ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, यही मेरी मौजूदा योजना है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हाउशनिज्म को डिवाइन लैंड्स और डिनेस्टीज दोनों दबाकर रखते हैं। इसी वजह से इसका तेजी से बढ़ना आसान नहीं है। फंगलिंग ने हल्के से पलकें झपकाईं और कुछ देर सोचने के बाद बोली कि पहले टियन्यून कॉन्टिनेंट में जो स्थिरता थी, वह सिर्फ इसलिए थी क्योंकि यहाँ की सभी बड़ी शक्तियों के बीच एक नाजुक संतुलन बना हुआ था। डिनेस्टीज, होली लैंड्स, डिवाइन लैंड्स, ग्रेट रिलीजन्स और अनगिनत सेक्ट्स एक दूसरे को रोकते और संतुलित रखते थे। लेकिन डिवाइन फीटस के प्रकट होते ही यह पूरा संतुलन टूट चुका है। ये मिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा कि एक बार यह संतुलन टूट गया, तो फिर टियन्यून कॉन्टिनेंट में कभी भी पहले जैसी शांति वापस नहीं आएगी। फंगलिंग ने कहा कि इस पूरी समस्या की जड़ सिर्फ एक ही है, और वह है डिवाइन फीटस। अगर डिवाइन फीटस को नष्ट कर दिया जाए, तो गॉड लॉर्ड के पास वह शक्ति ही नहीं बचेगी जिससे वह इस पूरे संतुलन को तोड़ सके। ये मिंग कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा कि वह डिवाइन फीटस तो लॉन्जेविटी 8 रेल्म की ताकत रखता है, ऐसे में उसे नष्ट करना कहना आसान है, करना नहीं। फंगलिंग ने शांत स्वर में कहा कि अगर वे 2 लोग तैयार हो जाएं, तो ये काम असंभव नहीं है। ये मिंग ने तुरंत पूछा, कौन से 2 लोग? फंगलिंग ने कहा, पहला है युआन जियोनशन, जो टियन्यून रैंकिंग में पहले स्थान पर है। वह लॉन्जेविटी 7 रेल्म का एक बेमिसाल पावर हाउस है। उसकी ताकत इतनी भयानक है कि 4 ग्रेट डिवाइन लैंड्स तक उसे सम्मान देते हैं। दूसरा नाम है शुई लिंगयू, जो 9 डीमंस में सबसे ऊपर मानी जाती है। वह भी लॉन्जेविटी 7 रेल्म की एक बेहद रहस्यमय और खतरनाक एक्सपर्ट है। इन दोनों की ताकत इतनी गहरी है कि आम लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर फंगलिंग ने आगे बताया कि ये दोनों पहले पति पत्नी थे।
उन्होंने बहुत पहले विवाह किया था, लेकिन बाद में किसी अज्ञात कारण से उनका अलगाव हो गया और तब से दोनों अपनी अपनी राह पर चल पड़े। ये मिंग ने अपना चेहरा खुजलाया और थोड़ी बेबसी से कहा कि ये दोनों तो दुनिया के शीर्ष पावर हाउस हैं, हम जैसे लोग उन्हें कैसे मना पाएंगे। फंग लिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा। संयोग से मैं एक ऐसे बच्चे को जानती हूँ जो हमें उनके पास पहुँचा सकता है। ये मिंग ने हैरानी से पूछा कि वह बच्ची कौन है। फंग लिंग ने शांत स्वर में कहा, उसका नाम शुई हुवैंग है। वह युआन जियोनशन और शुई लिंगयू की बेटी है। दोनों उसे बेहद प्यार करते हैं, इसलिए अगर हम उसके पास पहुँचे तो शायद उन्हीं दोनों तक पहुँचने का रास्ता मिल सकता है। ये सुनते ही ये मिंग चौंक पड़ा और लगभग बोल उठा, शुई हुवैंग। फंग लिंग ने उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखा और पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? ये मिंग ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, मैं उसे जानता हूँ, बस काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई। उस समय मुझे अंदाजा था कि उसका बैकग्राउंड साधारण नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी बड़ी हस्ती निकलेगी। उसके पिता टियन्यूंग रैंकिंग के नंबर 1 पावर हाउस हैं और उसकी मां 9 डीमंस की सबसे ताकतवर एक्सपर्ट। फंग लिंग ने उसे ध्यान से देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, शुई हुवैंग का स्वभाव बहुत खराब है। मेरी जानकारी में उसने कभी किसी आदमी से खास लगाव नहीं रखा। यहाँ तक कि 5 डिनेस्टीज के प्रिंसेस को भी उसने कभी नज़र भरकर नहीं देखा। और तुम कह रहे हो कि तुम उसे जानते हो? ये मिंग ने थोड़ा असहज होकर सूखी हंसी हंसी। उसके मन में तुरंत वह बात कौंध गई कि नाम के हिसाब से वह अब भी उसका पति माना जाता है, लेकिन उसने यह बात जाहिर नहीं की। उसने बस इतना कहा कि हमारी बस 2 बार मुलाकात हुई थी और हम सामान्य दोस्त हैं। फंग लिंग ने उसे मुस्कुराकर देखा और पूछा, सच में सिर्फ दोस्त? ये मिंग ने जल्दी से कहा, हाँ, सिर्फ सामान्य दोस्त। फंग लिंग ने हल्के मजाक के अंदाज में कहा, अगर तुम्हें उसमें दिलचस्पी है तो मैं चाहूँ तो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये मिंग तुरंत चौंक गया और बोला, तुम आखिर क्या कह रही हो? फंग लिंग ने कंधे उचकाए और सहज भाव से कहा, मैं तो बस यूं ही कह रही हूँ। मुझे बस इतना लगता है कि तुम दोनों साथ में बुरे नहीं लगोगे। ये मिंग ने जानबूझकर आंखें तरेरते हुए उससे पूछा, तो क्या हम दोनों साथ में अच्छे नहीं लगते? फंग लिंग ने उसकी तरफ एक नज़र डाली और बिल्कुल सपाट स्वर में कहा, जिस दिन तुम वैल्करी के स्तर तक पहुंच जाओगे, उसी दिन तुम मेरे पति बन सकते हो। ये सुनकर ये मिंग एक पल के लिए अंदर तक हिल गया। उसके मन में तुरंत यही आया कि क्या ये सब सिर्फ मजाक नहीं था, फिर वह इतनी गंभीर क्यों हो गई? लेकिन जाने क्यों, इस बार भी उसने कुछ साफ साफ नहीं कहा। उसने न इनकार किया, न बात को पूरी तरह टाला, बस चुप रह गया। फंग लिंग ने ये मिंग की तरफ मुस्कुराकर देखा, लेकिन उसने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया। उसने सीधे विषय बदलते हुए कहा कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें अभी तुरंत शुई हुवैंग के पास जाना होगा। ये मिंग ने पूछा कि हम उसके पास किस बहाने से जाएंगे और क्या वह सच में हमारी मदद करने के लिए तैयार होगी। फंग लिंग ने शांत स्वर में कहा कि अगर मैं उसके सामने जाऊं तो शायद वह मना न कर पाए, लेकिन अगर तुम उसके सामने जाओगे तो वह जरूर मान जाएगी। ये मिंग ने बेबस होकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या मेरी इतनी बड़ी औकात है? फंग लिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक औरत की इंट्यूशन बहुत कम गलत होती है। मुझे साफ लग रहा है कि शुई हुवैंग तुम्हारे प्रति खास लगाव रखती है। और अक्सर एक औरत की बात दूसरी औरत आसानी से नहीं ठुकराती। ये मिंग कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसके मन में बस यही आया कि शुई हुवैंग सच में उसके लिए कुछ महसूस करती है, लेकिन उसे खुद तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। फंग लिंग ने आगे कहा कि शुई हुवैंग इस समय शायद जेनलॉन्ग होली लैंड में ही होगी, इसलिए हमें वहीं जाना चाहिए। ये मिंग ने हैरानी से पूछा कि वह जेनलॉन्ग होली लैंड में क्या कर रही है। ये कहते हुए उसके मन में एक अजीब सा भाव भी उठा, क्योंकि वह खुद भी नाम के तौर पर जेनलॉन्ग होली लैंड का डिसाइपल था, लेकिन उसने वहां कभी ठीक से साधना तक नहीं की थी। फंग लिंग ने बताया कि पिछले साल जेनलॉन्ग होली लैंड को एक असली ट्रू ड्रैगन एग मिला था और उन्होंने उसे सफलतापूर्वक हैच भी कर लिया। उस अंडे से एक छोटा सा ट्रू ड्रैगन पैदा हुआ है।
वह भी बहुत छोटा है, उसकी मोटी सी भुजाएं हैं और देखने में बेहद प्यारा लगता है। शुई हुवैंगो उसी से आकर्षित होकर वहां ठहरी हुई है। इतना कहते हुए फंगलिंग ने अपनी आस्तीन लहराई। अगले ही पल आसपास की स्पेस बदल गई, जैसे पूरा आकाश और धरती एक पल में खिसक गए हों। सितारे जैसे घूम गए, दिशाएं जैसे उलट गईं, और कुछ ही क्षणों में दोनों जेनलॉन्ग होली लैंड के मुख्य द्वार के बाहर खड़े थे। येमिंग काफी समय बाद फिर से जेनलॉन्ग होली लैंड लौटा था। इस जगह को देखते ही उसके मन में कई पुरानी बातें एक साथ उभर आईं। ऊपर से उसकी दूसरी फेक आइडेंटिटी लॉन्ग शाओबाई भी इसी जेनलॉन्ग होली लैंड से जुड़ी हुई थी, इसलिए उसका मन और भी जटिल हो गया। द्वार पर पहरा दे रहे डिसाइपल्स ने उसे पहचाना नहीं। उनमें से एक आगे बढ़ा और सख्त स्वर में पूछा, कौन है? येमिंग ने बिना कुछ कहे अपने स्टोरेज वेपन से एक टोकन निकाला। ये वही टोकन था जो उसके पास जेनलॉन्ग होली लैंड के डिसाइपल के रूप में था। ये टोकन उसे कभी सेंट वू चेंगवुया ने दिया था और उस समय उसका रैंक काफ़ी ऊंचा था। लेकिन येमिंग ने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उसे खुद भी इसकी असली वैल्यू का ठीक से अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही गेट के डिसाइपल्स की नज़र उस टोकन पर पड़ी, उनके चेहरे एकदम बदल गए। अगले ही पल वे सब झुककर एक साथ आदर से बोले, डिसाइपल एल्डर्स को प्रणाम करते हैं। फंगलिंग ने येमिंग की तरफ अजीब नज़रों से देखा और कहा कि तुम तो सच में जेनलॉन्ग होली लैंड के एल्डर निकले। ट्रू ड्रैगन एल्डर का पद कोई साधारण पद नहीं होता। ये होली लॉर्ड और ग्रैंड एल्डर्स के बाद सबसे ऊंचे स्तरों में गिना जाता है और इसके पास काफ़ी बड़ी अथॉरिटी होती है। येमिंग खुद भी कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि यह पहचान इतनी ऊंची निकलेगी। लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला, हल्का सा सिर हिलाया और गेट के डिसाइपल से कहा, उठो। फिर उसने सीधा पूछा, क्या तुम्हें पता है कि शुई हुवैंगर इस समय कहाँ है? गेटकीपर डिसाइपल ने तुरंत आदर से जवाब दिया, एल्डर को प्रणाम। वाटर गर्ल अभी भी लिंगलोंग गार्डन में है। येमिंग ने सिर हिलाया और बिना देर किए फंगलिंग के साथ लिंगलोंग गार्डन की तरफ बढ़ गया। उनके जाते ही गेट पर खड़े डिसाइपल्स के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। उनमें से एक ने हैरानी से कहा कि यह एल्डर बड़ा अजीब है, क्या तुम में से कोई इसे जानता है? दूसरे ने सिर हिलाकर कहा कि मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन अगर यह सीधे शुई हुवैंगा को ढूंढने जा रहा है, तो साफ है कि यह भी उन्हीं लोगों में से होगा जो उस पर नज़र रखते हैं। 5 डिनेस्टीज के कितने ही प्रिंसेस तो शुई हुवैंगा के लिए आपस में लड़ने को तैयार रहते हैं। अब अगर यह इस तरह सीधे अंदर चला गया, तो फिर एक नया झगड़ा होना तय है। एक और डिसाइपल हंसते हुए बोला कि तब तो मज़ा आएगा। अगर इस एल्डर का सामना किसी होली सोन या प्रिंस से हो गया, तो बड़ा तमाशा होगा। पता नहीं, बात होली लॉर्ड तक पहुंचेगी या नहीं। रास्ते में लोगों से पूछते पूछते येमिंग बहुत जल्दी लिंगलोंग गार्डन तक पहुंच गया। ये लिंगलोंग गार्डन खास तौर पर उसी छोटे ट्रू ड्रैगन के लिए बनाया गया था। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था और यहाँ इंसानी इमारतें बहुत कम थीं। पूरा बगीचा प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। बीच में एक बहुत ऊंचा नहीं, लेकिन बेहद सुंदर पहाड़ था। उस पहाड़ी पर जगह जगह दुर्लभ फूल खिले हुए थे, पुराने विशाल वृक्ष खड़े थे, और कई तरह के जंगली जानवर आज़ादी से घूम रहे थे। जैसे ही येमिंग और फंगलिंग गार्डन के भीतर पहुंचे, येमिंग की नज़र तुरंत उस छोटे ड्रैगन पर पड़ी। वह एक नीले रंग का छोटा ट्रू ड्रैगन था, लंबाई में बस एक इंसान जितना। उसके छोटे लेकिन मोटे हाथ थे और वह बेहद चंचल और खुश नजर आ रहा था। वह पहाड़ी के बीच आसमान में उड़ता हुआ इधर उधर खेल रहा था। उसी पहाड़ी की दिशा से एक समूह की हंसी और बातचीत की आवाज़ें भी साफ सुनाई दे रही थीं। येमिंग अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उस छोटे ट्रू ड्रैगन को जैसे कुछ महसूस हुआ। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और सीधा येमिंग की तरफ देखने लगा। येमिंग एक पल के लिए ठिठक गया। उसके मन में तुरंत सवाल उठा कि क्या इस छोटे ड्रैगन ने उसे पहचान लिया। अगले ही पल एक तेज चमक लहराई और बस एक झटके में वह छोटा ट्रू ड्रैगन उड़कर येमिंग के बिल्कुल पास आ गया। अब जब वह इतने करीब था, तो उसका रूप और भी साफ दिखाई देने लगा। उसके चमकते हुए ड्रैगन स्केल्स एक एक करके साफ नजर आ रहे थे।
उसका पूरा शरीर अद्भुत जीवंतता से भरा हुआ था। उसके सींग हिरण जैसे थे, सिर ऊंट जैसा, पेट मेढक जैसा, स्केल्स मछली जैसे, पंजे बाज जैसे और कान गाय जैसे। पूरा रूप देखते ही समझ आता था कि वह सच में एक असली ट्रू ड्रैगन है। छोटे ड्रैगन ने पहले जिज्ञासा से ये मिंग को ध्यान से देखा। फिर उसने अपनी नाक फड़काई जैसे उसकी गंध पहचानने की कोशिश कर रहा हो। कुछ ही क्षणों बाद उसके चेहरे पर एक अजीब लेकिन प्यारा सा भाव उभर आया। ये मिंग हल्का सा मुस्कुराया। उसने बिना देर किए अपने पास से एक ड्रैगन सोल ग्रास निकाली और उस छोटे ड्रैगन की तरफ बढ़ा दी। ये वही ड्रैगन सोल ग्रास थी जिसने पहले भी ये मिंग की काफ़ी मदद की थी। उसके मन में आया कि शायद ये छोटा ट्रू ड्रैगन भी इसे पसंद करेगा। और सच में, जैसे ही छोटे ड्रैगन ने ड्रैगन सोल ग्रास को देखा, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। अगले ही पल उसने एक ही झटके में उसे निगल लिया। उसके बाद वह और भी ज़्यादा खुश हो गया। वह ये मिंग के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, जैसे कोई बच्चा नई चीज़ पाकर उत्साहित हो गया हो। तभी बाइमिंग की आवाज़ ये मिंग के भीतर गूंजी। उसने कहा कि मास्टर, इस ड्रैगन ने शायद आपके भीतर मौजूद ट्रू ड्रैगन ऑरा को महसूस कर लिया है। इसलिए यह आपको अपने जैसा मान रहा है और इसी वजह से यह आपके इतना करीब आ रहा है। ये मिंग ने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने छोटे ड्रैगन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, छोटे दोस्त, मेरा नाम ये मिंग है। चलो, आज से हम दोस्त हैं। ऐसा लगा जैसे वह छोटा ड्रैगन सच में ये मिंग की भावना समझ गया हो। अगले ही पल वह सीधा उड़कर ये मिंग की बाँह पर आकर टिक गया। उसने अपना छोटा सा शरीर आराम से उसकी बाँह पर जमा लिया और फिर अपना सिर धीरे धीरे ये मिंग के कंधे से रगड़ने लगा। उसका व्यवहार इतना अपनापन भरा था कि साफ समझ आ रहा था कि वह ये मिंग को बहुत जल्दी अपना मान चुका है। शायद ड्रैगन सोल ग्रास ने भी इसमें बड़ा काम किया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा असर ये मिंग के भीतर मौजूद उस ट्रू ड्रैगन ऑरा का था। उसी समय पहाड़ी की दिशा से लोगों का एक समूह तेजी से नीचे उतरा। उस समूह के बीच सबसे आगे शुई हुवैंगा थी। उसके चारों तरफ कई युवा खड़े थे और उन्हें देखकर साफ समझ आता था कि वे सब जेनलॉन्ग होली लैंड के डिसाइपल्स थे। जैसे ही शुई हुवैंगा की नज़र ये मिंग पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक साथ हैरानी और खुशी उभर आई। उसने लगभग तुरंत पूछ लिया, तुम यहाँ कैसे आ गए? ये मिंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे पता चला कि तुम जेनलॉन्ग होली लैंड में हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। शुई हुवैंग की नज़र फिर एक पल के लिए फंगलिंग पर पड़ी। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर आधे ठंडे आधे गर्म स्वर में कहा, तो सिस्टर फंग भी साथ आई हैं। फंगलिंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सिस्टर हुवैंग, बहुत समय हो गया, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है। लेकिन शुई हुवैंग के आसपास खड़े हुए युवा डिसाइपल्स ये सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे। उनके लिए तो ये दृश्य किसी झटके से कम नहीं था। शुई हुवैंगा आमतौर पर उनके साथ हमेशा ठंडे और चिड़चिड़े व्यवहार में रहती थी। वह कभी किसी को खास महत्व नहीं देती थी। लेकिन आज वही शुई हुवैंगा इस अजनबी लड़के को देखकर इतनी खुश दिखाई दे रही थी। और सबसे ज़्यादा चुभने वाली बात यह थी कि ये मिंग के साथ एक ऐसी अनुपम सुंदरी भी खड़ी थी, जिसकी मौजूदगी ही सबका ध्यान खींच रही थी। ये देखकर उन युवाओं के दिलों में जलन और भी बढ़ गई। तभी उनमें से एक होली सोन जैसे दिखने वाले युवक ने आगे बढ़कर ठंडे स्वर में कहा, दोस्त, तुम्हारा चेहरा तो अनजान है। तुम हमारे होली लैंड के डिसाइपल नहीं लगते। अगर तुम बिना अनुमति के जेनलॉन्ग होली लैंड में घुसे हो, तो क्या तुम्हें इसके परिणामों का अंदाजा है? जेनलॉन्ग होली लैंड के बहुत से लोगों ने ये मिंग का नाम जरूर सुना था, लेकिन उसे देखा नहीं था। इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। ये मिंग ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, अगर मैं यहाँ तक आ सका हूँ, तो जाहिर है कि मेरे आने का अधिकार भी है। वह युवक व्यंग्य से हंसा और बोला, कितनी बड़ी बात कर रहे हो? पहले अपना नाम बताओ, वरना हमें तुमसे निपटने में देर नहीं लगेगी। पास खड़ी शुई हुवैंग ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुरा रही थी। साफ था कि वह जानबूझकर तमाशा देख रही है और फिलहाल ये मिंग की मदद करने का उसका कोई इरादा नहीं है। ये मिंग ने अंदर ही अंदर बेबसी महसूस की।
आखिर उसने मजबूर होकर अपना टोकन निकाल लिया और शांत स्वर में कहा, मैं भी जेनलॉन्ग होली लैंड का हिस्सा हूँ। जैसे ही उन युवाओं की नज़र उस टोकन पर पड़ी, सबके चेहरे एक पल में बदल गए। अगले ही क्षण सबके मुंह से एक साथ निकला, एल्डर। ये मिंग हल्का सा मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, मेरा नाम ये मिंग है। मैं बहुत कम होली लैंड लौटता हूँ, इसलिए तुम लोग मुझे पहचान नहीं पाए, ये स्वाभाविक है। लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि सिर्फ एल्डर की पहचान इन युवाओं को पूरी तरह दबाने के लिए काफ़ी नहीं थी। खासकर उस होली सोन जैसे युवक की आंखों में अब भी चुनौती साफ झलक रही थी। उसने हल्के लेकिन ठंडे स्वर में कहा, तो आप एल्डर ये मिंग हैं। आपका नाम हमने जरूर सुना है। ये मिंग ने सहजता से कहा, कहना आसान है। फिर वह युवक सीधा खड़ा हुआ और बोला, मैं जू वेन हूँ, जेनलॉन्ग होली लैंड का होली सोन। और मेरे आसपास जो खड़े हैं, ये सब भी होली सन्स हैं। ये मिंग ने सिर हिलाया और बिल्कुल विनम्र स्वर में कहा, तो आप सब होली सन्स हैं। आप सब से मिलकर खुशी हुई। ये देखकर कि कोई सीधा टकराव नहीं हुआ, शुई हुवैंगा को जैसे थोड़ा मजा कम लगने लगा। उसने तुरंत कहा, बस अब काफ़ी है। तुम सब लोग जाओ, मुझे ये मिंग से बात करनी है। ये बात उसने ऊपर से तो उन होली सन्स से कही थी, लेकिन उसके स्वर में एक हल्का इशारा फंगलिंग की तरफ भी था। ये मिंग ये बात तुरंत समझ गया। उसने थोड़ा असहज होकर फंगलिंग की तरफ देखा, लेकिन फंगलिंग ने जैसे कुछ सुना ही न हो। वह पूरी तरह शांत खड़ी रही, मानो उसे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर वे होली सन्स एकदम अजीब स्थिति में फंस गए। ये मिंग के सामने उन्हें लगा कि उनकी इज्जत उतर गई है। अब न तो वहां से जाना आसान लग रहा था और न ही वहीं खड़े रहना। तभी जू वेन ने फिर से खुद को संभाला। उसने अपना चेहरा सीधा किया और एक बनावटी सहजता के साथ शुई हुवैंग से कहा, वाटर गर्ल, अगर आप चाहें तो हम आपके साथ लिंगलोंग गार्डन घूम सकते हैं। शुई हुवैंग ने उसकी तरफ देखे बिना बस एक ठंडा शब्द उछाला, दफा हो जाओ। ये सुनते ही जू वेन का चेहरा एक पल में नीला पड़ गया। उसने जैसे गुस्से में मुड़कर जाना चाहा, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को रोक लिया। साफ था कि वह इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। उसने फिर ये मिंग की तरफ मुड़कर ठंडे स्वर में कहा, एल्डर, ये इतनी कम उम्र में एल्डर बन गए, ये सच में काबिल तारीफ है। लेकिन शायद आपको जेनलॉन्ग होली लैंड का एक नियम पता नहीं होगा। ये मिंग ने भौं उठाए और पूछा, कौन सा नियम? जू वेन ने धीरे धीरे कहा, जेनलॉन्ग होली लैंड में कोई भी डिसाइपल किसी भी एल्डर को चैलेंज कर सकता है। अगर चैलेंज में एल्डर हार जाए तो उसका एल्डर पद छिन जाता है, और जो डिसाइपल जीतता है वह उस एल्डर के पद और उससे मिलने वाले अधिकार दोनों हासिल कर सकता है। ये सुनते ही पास खड़ी शुई हुवैंग फिर से मुस्कुरा उठी। साफ था कि अब उसे फिर से मजा आने लगा था। ये मिंग कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सीधा पूछा, तो तुम ये सब इसलिए बता रहे हो क्योंकि तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो और मेरा एल्डर पद लेना चाहते हो? जू वेन ने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल। फिर उसने ये मिंग को ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्य से कहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एल्डर ये की कल्टिवेशन ज़्यादा ऊंची नहीं है। शायद आप अभी सिर्फ मार्शल लॉर्ड के स्तर पर हैं, है ना? और मैं पहले ही मार्शल सेंट बन चुका हूँ। अगर मैं पूरी ताकत से तुमसे लड़ूं तो यह चैलेंज बहुत अनफेयर होगा। वह हल्की मुस्कान के साथ आगे बोला, इसलिए मैं तुम पर मेहरबानी करूँगा। मैं अपनी डिवाइन पावर इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं सिर्फ शारीरिक बल के दम पर तुम्हें हराऊंगा। ये मिंग हल्का सा मुस्कुराया और बिल्कुल शांत स्वर में बोला, ठीक है, अगर तुम इतना ही चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर शुई हुवैंग ने तुरंत ये मिंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की चिंता उभर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, जू वेन की ताकत होली सन्स में टॉप 3 में गिनी जाती है। क्या तुम सच में ठीक रहोगे? ये मिंग ने बहुत सहज भाव से कहा, मुझे एक ही समस्या है। मैं उससे लड़ना ही नहीं चाहता। ये सुनते ही आसपास खड़े सारे होली सन्स जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी में साफ तिरस्कार भरा हुआ था। जू वेन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, एल्डर, ये अगर आप एक डिसाइपल की चैलेंज से पीछे हटते हैं तो आप जेनलॉन्ग होली लैंड का मजाक बन जाएंगे।
ये मिंग ने उनकी हंसी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। वह साफ समझ चुका था कि ये सारे होली सन्स उससे इसलिए भरे हुए हैं क्योंकि शुई हुआंग का व्यवहार उसके प्रति बाकी सबसे अलग था। लेकिन ये मिंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह जेनलॉन्ग होली लैंड में लंबे समय तक रहने वाला नहीं था, इसलिए यहाँ की प्रतिष्ठा उसके लिए खास मायने नहीं रखती थी। सबकी हंसी और तानों के बीच उसने बिल्कुल सपाट स्वर में कहा, मैं एक एल्डर हूँ और एल्डर्स को डिसाइपल्स से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऊपर से हम सब एक ही होली लैंड के लोग हैं। अगर लड़ाई में गलती से तुम्हें चोट लग गई तो फिर मुझे होली लॉर्ड को क्या जवाब देना पड़ेगा। ये सुनते ही जू वेन का चेहरा एकदम तमतमा उठा। उसे जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये मिंग ने अभी क्या कहा। उसने दांत भींचते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें डर है कहीं तुम मुझे घायल ना कर दो? ये मिंग ने बिल्कुल गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूँ। फिर उसने शांत स्वर में आगे जोड़ा, और भूलो मत मेरी एक और पहचान भी है। मैं इमॉर्टल टेम्पल का इनहेरिटेड डिसाइपल हूँ। अगर मैंने तुम्हें यहाँ घायल कर दिया तो क्या जेनलॉन्ग होली लैंड और इमॉर्टल टेम्पल दोनों की इज्जत एक साथ खराब नहीं होगी? ये मिंग की बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। एक पल पहले जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब वही लोग उसे ऐसे देखने लगे जैसे किसी भूत को देख लिया हो। इमॉर्टल टेम्पल की इनहेरिटेंस पूरे टियन्युंग कॉन्टिनेंट में बेहद दुर्लभ मानी जाती थी। 4 ग्रेट डिवाइन लैंड्स में सबसे कम इनहेरिटेड डिसाइपल्स वहीं से निकलते थे, लेकिन जो भी निकलता था उसकी ताकत लगभग हमेशा आसमान छूती थी। हर एक इनहेरिटेड डिसाइपल अपने स्तर से कहीं ज़्यादा भयानक कॉम्बैट पावर रखता था। इसलिए अगर ये मिंग सच में इमॉर्टल टेम्पल का इनहेरिटेड डिसाइपल था तो फिर अभी तक उसने जो कुछ कहा था वह घमंड नहीं था। वह बस एक सच्चाई बता रहा था। उसी समय पीछे से एक ठंडी और अहंकारी आवाज़ गूंजी, कौन सा इमॉर्टल टेम्पल का इनहेरिटेड डिसाइपल? मुझे भी देखने दो कि यह कितनी बड़ी चीज़ है। सब लोग तुरंत मुड़कर देखने लगे। उन्होंने देखा कि दूर से एक युवा लंबी और आत्मविश्वासी चाल में उनकी तरफ बढ़ रहा था। पहली नज़र में वह हजारों कदम दूर था, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगा जैसे उसने दूरी को निगल लिया हो। बस पलक झपकते ही वह सीधा ये मिंग के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी चाल, उसकी गति और उसकी उपस्थिति ही बता रही थी कि यह कोई साधारण होली सोन नहीं था। वह युवक लंबा और बेहद प्रभावशाली था। उसका शरीर सधा हुआ था, आंखें तलवार की धार जैसी तेज थीं, और होठों के किनारों पर एक हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान टिकी हुई थी। उसकी नज़र सीधे ये मिंग पर जमी हुई थी, जैसे वह सामने वाले को ऊपर से नीचे तक परखकर उसी क्षण फैसला सुना देना चाहता हो। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वह ये मिंग को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा। और उस एक नज़र से ही माहौल अचानक पहले से कहीं ज़्यादा भारी और तनावपूर्ण हो गया। जैसे ही वह युवक सामने आया, आसपास खड़े सभी होली सन्स के चेहरे बदल गए। एक पल में वे सब एक साथ 3 कदम पीछे हट गए। उनकी इस प्रतिक्रिया से साफ समझ आ रहा था कि वे उससे बेहद सतर्क हैं, बल्कि यूँ कहो कि उससे काफ़ी डरते भी हैं। शुई हुआंग ने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। उसने उसे देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा, डू बिंग, तुम यहाँ क्या करने आए हो? डू बिंग हल्का सा हंसा। उसके चेहरे पर वही तिरस्कार भरी मुस्कान बनी रही। उसने कहा, वॉट अ गर्ल, तुम तो मुझे कभी सीधी नज़र से भी नहीं देखती। लेकिन इस लड़के के लिए तुम्हारा रवैया बिल्कुल अलग है। तो मैं बस ये देखने आया हूँ कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। कहीं इसके 3 सिर और 6 हाथ तो नहीं? फिर उसने ये मिंग को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, लेकिन जितना मैं देख रहा हूँ, ये तो बस एक बिल्कुल साधारण लड़का है। इसमें कोई खास बात नज़र नहीं आती। शुई हुआंग ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? क्या तुम भी इसे चैलेंज देना चाहते हो? ये मिंग ये सब सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल निरुत्तर हो गया। उसके मन में बस एक ही बात आई, ये लोग आखिर हैं कौन? क्यों हर कोई आते ही लड़ाई की बात करने लगता है? उसके पास अभी बहुत ज़रूरी काम था, और इस बेवजह के तमाशे से उसका धैर्य अब टूटने लगा था। उसने सीधे अधीर स्वर में कहा, ठीक है, अगर लड़ना ही है तो साफ साफ बोलो।
क्या तुम लड़ना चाहते हो या नहीं? फिर उसने ठंडी नज़रों से डू बिंग को देखा और बिना झिझक आगे कहा, लेकिन पहले ही चेतावनी दे देता हूँ। अगर लड़ाई के दौरान मेरा हाथ नहीं रुका और गलती से तुम मर गए, तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। यहाँ मौजूद सभी लोग इस बात के गवाह रहेंगे। ये सुनते ही डू बिंग का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में गुस्से की धार चमक उठी। उसने दांत भींचकर कहा, तुम हद से ज़्यादा घमंडी हो। मैं डू बिंग हूँ, होली सन्स में सबसे ताकतवर। मेरे पास डिवाइन बॉडी की नेचुरल टैलेंट है। और तुम मुझे इस तरह नीचा दिखाने की हिम्मत कर रहे हो। ये मिंग ने उसकी बात सुनकर सच में बहुत गंभीरता से सिर हिलाया, मानो वह बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दे रहा हो। उसने शांत लेकिन चुभते हुए स्वर में कहा, हाँ, मैं तुम्हें ही नीचा समझ रहा हूँ। फिर उसने हल्की सी उंगली उठाकर डू बिंग की तरफ इशारा किया और कहा, अगर भरोसा नहीं है, तो आओ। आकर मुझे मारकर दिखाओ।